Yes, good evening to all of you friends. We'll start the class at 9 p.m. Few more seconds to go. All right, friends. So now it is 9 p.m. We'll start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, 2 वोट करें. ईशा, फैजान, अमू, ललित, सायरा, जाहिदा, अंकिता, अग्रवाल, नजर से जस्ट मूव फॉरवर्ड. और वीडियो में कुछ भी इशू है तो कंट्रोल या कंट्रोल प्रेस करें. क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल करें, सिंपल करें, लॉगिन करो, मोबाइल से देखने में इंटरनेट स्पीड सही हो, देन इट शुड वर्क. क्लास में जो भी डाउट है, पेन से लिखिए. क्लास करूंगा, गूगल फॉर्म से पूछ ले, लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिंक है. फिर बुधवार को, गुरुवार को उसकी जॉब में अपलोड करता हूँ. हैंड आउट कैसे डाउनलोड करते हैं, डाउट रिजर्वेशन की क्या सिस्टम है, ये सब मैं ऑलरेडी गुरुवार के लेक्चर में आपको बता चुका हूँ. अभी शिक्षक दिवस पे आप सबने जो शुभकामनाएं दी उसका आभार. शिक्षक दिवस पे जीवन बोध क्या है? जीवन बोध ये कोई भी टॉपर बन सकता है. शर्त है कि वो मानसिक रूप से गरीब ना हो. बिग कॉलेज, स्मॉल कॉलेज, इंग्लिश मीडियम, नॉट इंग्लिश मीडियम, ब्राइट, नॉट सो ब्राइट, एवरीवन कैन क्लियर यूपीएससी. मैं याद करना चाहूंगा 2014 कमलाबाद से 10-11 साल पुराना ये फोटो है. तब मैं नौकरी करता था, ये मैं हूं पीछे. पीपा नाम की एक सरकारी संस्था है गुजरात गवर्नमेंट की, जहाँ पर ये सब हॉस्टल, लाइब्रेरी, सब सुविधा दी जाती है. यूपीएससी तैयारी करने वालों को उनकी अलग एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होती. तो वहाँ से जो सिलेक्ट हुए थे करीब 14 टॉपर्स, उसमें 4 आईएएस बने थे. अनिल दामेलिया साहब, वो उनका आखिरी अटेम्प्ट था. अभी वडोदरा कलेक्टर है. फिर मीर पटेल बनासकांठा कलेक्टर. फिर एक राजेंद्र साहब थे, वो पहले डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर, मतलब क्लास 3 में सिलेक्ट हुए थे, फिर से तैयारी करके आईएएस बने थे. चौथे ललित नारायण सिंह, वो पहले ईपीएफओ में थे, फिर उन्होंने फिर से परीक्षा देके आईएएस बने थे. अभी साबरकांठा कलेक्टर, मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. उस साल की मतलब पॉजिटिव बात भी ये थी कि जो 4 गुजरात से थे उनको गुजरात कैडर ही मिला. वरना उसके बाद वाले सालों में ऐसा हुआ कि व्यक्ति सिलेक्ट हुआ आईएएस में, पर गुजरात की जगह उसको तेलंगाना मिला हो, केरला मिला हो, ऐसा सब होते रहता है. वो सब इनसाइड आउटसाइड के अलग-अलग रूल्स है, उसमें हम नहीं जा रहे. उसके अलावा और भी सब लोग थे. जैसे वो रैंकिंग सिस्टम होती है, तो शुरुआत में जो आईएएस है, फिर आईपीएस. एक वसाव साहब थे, वो आईपीएस बने, अभी सीबीआई में है. फिर एक जॉयसर साहब थे, वो भी डीआईजी बन गए. फिर कुछ लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, आईआरएस बने. कुछ फार्मासिस्ट थे, वो इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस में गए. अभी दूरदर्शन अरुणाचल में. ये उत्सव परमार साहब काफी समय तक अहमदाबाद दूरदर्शन संभालते थे. लेकिन वो इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस में ऐसा है, फिर आपको रोटेशन में बाहर के राज्य में भी भेजा जाता है. इंडियन आर्य रेलवेज में, वो भी फार्मेसी से वगैरह वगैरह. पॉइंट इज, इसमें सिर्फ 2 ही ऐसे लोग हैं. अमित वसाव साहब मेरे ख्याल से आईएम से थे. ये पहले इसरो में थे. अविनाश साहब वो आईटी से थे. तो 2-3 लोग ऐसे थे जो आईटीआईएम से थे. बाकी सब ऐसे एकदम सामान्य कॉलेज से, स्मॉल टाउन, स्मॉल कॉलेजेस, नॉट इंग्लिश मीडियम. और ऐसा भी नहीं कि कॉलेज में कोई गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह, बट स्टिल दे मैनेज टू क्रैक. तो हर एक की अपनी स्ट्रगल है, अपनी कहानी है. मेरा कहना यह है कि कोई भी टॉपर बन सकता है. दिमाग में ऐसा नहीं लाना कि मेरी ऐसी रॉयल एंट्री पर्सनालिटी नहीं, मैं बॉलीवुड हीरो हीरोइन जैसा नहीं दिखता, इसलिए मैं नहीं बन सकता. क्योंकि आप समझो यूट्यूब का एल्गोरिथम कैसा है. यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है कि टॉपर्स की रील काटो आप, जो ज्यादा क्लिकबेट बोलता है, जो ज्यादा खूबसूरत दिखता है, वो तो शॉर्ट्स तो ऐसे ही चलेगा. देन इट क्रिएट्स मतलब एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना आ जाती है अपने में. अच्छा मैं तो ऐसा नहीं हूं, मेरा तो प्रोफाइल, मेरा क्या होगा. उसमें से आप बाहर निकलिए. 1000 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं ना रील में, तो 20 भी नहीं, 4-5 ही ऐसे हैं जो एकदम उनके रील्स चलते हैं. बाकी बहुत सारे लोग उनका जानते नहीं, पर वो भी काफी उपलब्धि है उनकी. तो ये पहला मेरा जीवन बोध है, कोई भी टॉपर बन सकता है. दूसरा जीवन बोध ये है, फ्रॉम गंगाजल मूवी. ये एक सब इंस्पेक्टर मंगीराम सर, हम पीएचडी इंटेलेक्चुअल बनेंगे ताकि टफेस्ट एमसीक्यू टिक कर पाएं और बेस्ट प्रीलिम स्कोर का मेडल लेंगे आपसे. और यूपीएससी का, जब भाई ऐसा कोई मेडल है ही नहीं तो फालतू की मजदूरी क्यों करें. मतलब हम जो प्रीलिम में तुम बेस्ट स्कोर ला, उसका क्या है. 2015 में रैंक 1 टीना डाबी 96 मार्क्स. रैंक 99 गौरव सौग्रवाल, उनके और ज्यादा मार्क है 138. और भी टेबल आप देखिए, मैं खिड़की के दरवाजे बंद करो. तो व्हाट इज द लेसन हियर. प्रीलिम में उतना एफर्ट डालना चाहिए जितना प्रीलिम पास करने के लिए जरूरी है. फाइनल जो सिलेक्शन या रैंक आता है डिपेंड्स ऑन योर मेंस एंड इंटरव्यू स्कोर. कुछ लोग, और कल का लेक्चर फिर से देखे जो एकदम नए लोग हैं, मैंने आपको बताया कैसे जो 4 सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सब के ऊपर आप फोकस करके पहले आप 40 क्वेश्चन जो मेरे टिक हो पाए, उसके ऊपर आप जाने के लिए मैं हिस्ट्री में इतना एफर्ट मारूंगा, इसमें इतना एफर्ट मारूंगा. लाइक दैट. एक एकदम प्रिसाइज आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए. पूरा दिन प्रीलिम्स लेके बैठे वो भी ठीक नहीं है, पूरा दिन मेंस का लेके बैठे वो भी ठीक नहीं है. ऑप्शनल भी आपका इग्नोर नहीं होना चाहिए. दैट इज रिक्वायर्ड. तो रैंक 1 लाने के लिए हाईएस्ट स्कोर लाना जरूरी नहीं है प्रीलिम्स में. ठीक है. इकोनॉमी में आगे बढ़ते हैं. तो देखिए, पहला जो अपना हैंडआउट है, जो 18 अगस्त को मैंने अपलोड किया था, वही चल रहा है, आज खत्म भी हो जाएगा. तो उसमें डायरेक्ट टैक्स ज्यादातर हमने देख लिया, 2 ही मुद्दे बचते हैं, इनकम टैक्स, टीडीएस और छोटे-छोटे शेयर बाजार के टैक्स, जो अभी हम समझेंगे. उसके बाद हम लोग सीधा मिलेंगे रविवार को, क्योंकि कल टेस्ट होगी, इतना जो पढ़ा है उसमें से. जस्ट अ मिनट. ठीक है, कल हमने ये कॉर्पोरेशन टैक्स वगैरह खत्म किया. आज शुक्रवार है, 5 सितंबर टीचर डे, इनकम टैक्स खत्म होगा. कल शनिवार क्लास नहीं है, क्योंकि इन सब की टेस्ट होगी रात 9 बजे. हालांकि आप तुरंत नहीं दे पा रहे तो आराम से रिवीजन करो, रविवार रात 8 बजे दो, तो भी आपके पास 2 दिन तो है, तो कर सकते हैं. रविवार को हम वापस मिलेंगे. रविवार को हम इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे. तो ये जो जीएसटी जीएसटी खुद ही लगभग 1.5 लेक्चर का काम है, तो रवि और सोम जीएसटी चलेगा. सो देन 2 डेज देयर विल बी क्लास, रवि एंड सोम. और फिर जीएसटी वाली जो भी टेस्ट है वो बुधवार को होगी. ये सब स्प्रेड आउट क्यों है, ताकि आपको इंडाइजेशन अपच नहीं हो जाए, बहुत ज्यादा मैं ठूस-ठूस के आपको खाना खिलाता हूं. सो एक हैंडआउट है, एक टेस्ट है, एक हैंडआउट, एक टेस्ट, ऐसा रिदम रखने की कोशिश है. एनीवे, सो लेट्स जस्ट रिकैप. कल रात तक हमने क्या देखा था, डायरेक्ट टैक्सेस. उसमें जो आपके जॉब, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस पे लगते हैं, मतलब उसके लिए आपको श्रम करना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है. हर महीने लेफ्ट राइट करो तब जाके सैलरी आती है. उस पे लगता है इनकम टैक्स. कंपनी वालों को भी हर महीने मजदूरी करे, सब सेल्स मार्केटिंग को पैसा आएगा, प्रॉफिट, उस पे लगता है कॉर्पोरेशन टैक्स. एक बात. दूसरा, आपने जो पैसा शेयर बाजार में डाला तो रोज आप फिर लेफ्ट राइट नहीं करें, वो शेयर बाजार अपने हिसाब से चढ़ेगा, आप बेचेंगे. ऐसे जो आपकी एसेट्स है, चाहे शेयर बाजार है, मकान है, बिटकॉइन है, ये सब कैपिटल एसेट्स हैं, उसके प्रॉफिट पे लगता है डायरेक्ट टैक्स, दैट इज कैपिटल गेन्स टैक्स. जीएसटी वगैरह की बात नहीं करेंगे, वो इनडायरेक्ट टैक्स है. अब आज का जो मुद्दा है, उसमें कैपिटल गेन्स टैक्स के कुछ अतरंगी पीवाईक्यू जो पूछे गए, वो सॉल्व करेंगे अपन ब्रेक में. पहले हम थोड़ा इनकम टैक्स समझ लेते हैं, और नोट पेन लेके बैठना, क्योंकि इनकम टैक्स आसानी है, अपन थोड़ा पेन पेंसिल खुद भी लिखना चाहिए. देखिए, इनकम टैक्स के 2 रीजिम बन चुके हैं. एक है ओल्ड टैक्स रीजिम, उसको हम बाद में देखेंगे. पहले हम न्यू टैक्स रीजिम देखते हैं, क्योंकि वो समझने में समझाने में आसान है. न्यू टैक्स रीजिम का ऐसा हिसाब है कि मान लो मैं सीनियर सिटीजन हूं नहीं, ओल्ड मैन में हूं नहीं, मतलब 70 या ऊपर, ऐसे सब उसके अलग स्लैब होते हैं. खैर, तो एक नॉट सीनियर सिटीजन, और मान लो वो नौकरी कर रहा है, नौकरी की उसको सैलरी आ रही है, और पूरे साल की उसकी सैलरी है 12,75,000. तो सरकार ने कहा तुम मौज करो कि तुम्हारे 75,000 रुपीज वो माइनस कर दो, मतलब उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं है. इसे कहते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन. बाकी जो बचा वो तुम्हारी टैक्सेबल इनकम है, 12 लाख रुपए. आपको ये जो ग्रॉस इनकम का मतलब क्या है कि समझो इसमें मुझे फिक्स डिपॉजिट का ब्याज भी आया होगा, इसके अंदर मैंने किसी को मकान रेंट पे दिया, उसका किराए का पैसा आया होगा, फिर मेरी सैलरी आई होगी, सब कुछ मिला के जो आपका बन रहा है ग्रॉस इनकम. ठीक. तो जो भी 1275 है, उसमें 75 आपके माइनस हो गए, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो बचा दैट इज टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपए है. मतलब जो भी इनकम टैक्स भरना है, ये 12 लाख रुपए भरना है. अब कितना भरना है, 520, 30 क्या भरना है. न्यू टैक्स रेजिम में ऐसा है कि आपको
बकेट्स लेने बाल्टी और उस पे स्टिकर चिपकाने हैं। पहला बकेट है उसपे मैं स्टिकर चिपकाऊंगा 0, दूसरे पे 5%, तीसरे पे 10%, चौथे पे 15%, इसके आगे और भी है लेकिन अभी उतने सारे बकेट्स रख के इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। तो पहले के 4 बकेट मैंने रखे, मैंने स्टिकर चिपका दिए। अब इसमें ये सीक्वेंस में पैसे डालने हैं, पहला बकेट, दूसरा बकेट, तीसरा, चौथा ऐसा। लेकिन शर्त है कि ये जो पहला बकेट है उसमें आप मैक्सिमम 4 लाख ही रख सकते हैं, वरना मैं तो ये करूंगा ना अपने 12 लाख इसमें रखूंगा कि कोई टैक्स नहीं है। नो। तो ये जो 4 शुरुआती बकेट है उसमें कितना 4 लाख आप भर सकते हैं। तो अभी होगा क्या, मैं फर्स्ट बकेट में रखूंगा 4 लाख और मेरे पास 12 लाख है, तो अभी भी 8 बचे, तो मैं दूसरे बकेट में रखूंगा, इसमें भी मैक्सिमम 4 लाख ही रख सकते हैं, तो भी 8 बचे, तो भी 4 बचे, तो थर्ड बकेट में मैं और 4 लाख रख दूं और उसके बाद वाले बकेट में मैं कुछ रख नहीं सकता क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। फर्स्ट 3 बकेट में 4 4 4 12 लाख हो गया बस। अभी इस पे कितना टैक्स चढ़ेगा, तो अब स्टिकर के हिसाब से मल्टीप्लाई करो, पहले 4 लाख पे 0% तो 0, दूसरे 4 लाख पे 5% तो कितना 20,000, 5% ऑफ 4 लाख रुपीस वो 20,000 है, तीसरे 4 लाख पे कितना 10% तो 4 लाख का 10% क्या होगा 40,000, चौथे बकेट तक तो इतना पैसा ही नहीं मेरे पास, तो उसमें कुछ है ही नहीं, तो कोई टैक्स भी नहीं है। तो टोटल मुझे टैक्स कितना भरना है, 0 + 20 + 40 कितना 60,000 रुपये मुझे इनकम टैक्स भरना है। तो टैक्सेबल इनकम 12 लाख है तो आपको टैक्स कितना भरना है 60,000। आप कहेंगे भाई तुम इतने दिन से तो ये बोले 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, अभी तुम बोले 60,000 है। वैसे कि ये जो मेरी टैक्स लायबिलिटी है कितना 60,000, तो सरकार ने कहा मर्ज करो तुम्हें उतना टैक्स रिबेट मिल जाएगा, मतलब उतने पैसे तुम्हारे माइनस। तो टैक्स भरना है 60, सरकार ने बोला रिबेट है 60, तो प्लस माइनस कैंसिल, जब 0 तो नेट टैक्स लायबिलिटी शुद्ध रूप से मुझे कितना कर भरना है, तो जब कुछ नहीं भरना है, तो मतलब 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स भरना नहीं है। इन रियलिटी 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं भरना है। वैसे कि आपकी सैलरी 12,75 थी तो पहले 75 तो उसने ऐसे डिडक्ट करा दिया माइनस, फिर जो बचा वो टैक्सेबल इनकम थी 12 लाख, इस पे भरना कितना था 60,000, उतना ही माइनस कर दिया रिबेट, जब आ गया 0, तो यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्स। तो ये न्यू टैक्स रिजीम है। अब आप समझिए तो फिर क्या सबको माफ है, नहीं 12 लाख रुपए तक आप कमाते हैं तो आपका 0 आएगा। अगर आप 16 लाख कमाते हैं तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, वो जो भी आगे और भी बकेट्स है उसमें और भी पैसे आप रखेंगे, फिर टैक्स जो चलेगा 1,20,000 इनकम टैक्स। इस पे सरकार कोई रिबेट नहीं देगी क्योंकि सरकार ने क्या रिबेट किसके लिए, जो अप टू 12 लाख रुपीस कमा रहा है उसको रिबेट है, उसके ऊपर वालों को नहीं है। तो दैट मींस इफ आई एम अर्निंग 16 लाख तो मुझे 1,20,000 इनकम टैक्स भरना पड़ेगा सीआरडी मोदी, बिकॉज़ आई विल नॉट गेट रिबेट। अब यहाँ पर जो ये स्लैब्स हैं इसे मैंने आपको कहा न्यू टैक्स रिजीम है। न्यू टैक्स रिजीम में भी समझो अलग-अलग टाइम पे उनके अलग-अलग परसेंटेज चलते थे। 2024 तक उनका ऐसा था, मतलब आई थिंक 2019 या 20 में ये नई सिस्टम लाए थे। तो पहले क्या था 5, 10, 15, 20, 30 ऐसे स्लैब्स थे। अब वो तो गया और उसमें ऐसा था कि 7 लाख रुपए तक आपको कोई इनकम टैक्स नहीं भरना था क्योंकि आपको रिबेट मिल जाता था। अभी 2025 का जो नया बजट आया उसने कहा कि हम थोड़ा और रिफाइनमेंट करते हैं। वो ऐसा कि अब स्लैब क्या 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और उसमें आपको 12 लाख रुपीस तक कोई इनकम टैक्स नहीं भरना क्योंकि भरना तो होगा 60,000 पर उतना रिबेट मिल जाता है। सो अप टू 12 लाख रुपए टैक्सेबल इनकम, यू डोंट हैव टू पे एनी इनकम टैक्स। अब यहाँ पर आप देखिए जो बकेट्स मैंने आपको सिखाया उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी वो हिसाब कैसा था। देखिए पहले 4 लाख पर कोई नहीं, तो वो मैंने बताया 4 लाख वाला था। फिर क्या 4 लाख 1वें रुपए से लेके 8 लाख, मतलब दूसरे 4 लाख पे 5% टैक्स था। फिर 8 लाख 1वें रुपए से लेके 12 लाख तक वो भी 4, फिर 12 से 16 लाख उस पे 15, 16 से 20 लाख उस पे 20, 20 से 24 लाख उस पे 25%। तो आप समझिए यहाँ क्या हो रहा है, 4-4 की रेंज में बकेट्स हैं। आपके तो फिर तो करोड़पति का क्या हिसाब होगा। वैसे अगर आप 24 लाख से ज़्यादा जितना कमाते हैं तो 24 लाख के ऊपर जो भी 24 लाख 1 रुपया, 2 रुपया, 5 करोड़, 50 करोड़, जो आखिरी बकेट है उसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट है। मतलब 24 लाख के ऊपर जितना है वो लास्ट बकेट में आप रखेंगे और वो बकेट में जितना है 5 करोड़, 25 करोड़ सब आपको रखना पड़ेगा और उस पे टैक्स कितना है उस पे हाईएस्ट है 3030%। 3030%। इस कारण से जो करोड़पति आदमी है तो उसको टैक्स भी ज़्यादा भरना पड़ेगा क्योंकि वो लास्ट वाले बकेट में उसको ज़्यादा पैसा रखेगा, उस पे 30% टैक्स है। तो ये न्यू टैक्स रिवीजन तो 2025 वाली हम याद रखेंगे, आपके तो 2024 वाली याद रखनी है जरूरत नहीं है, अपन स्टेट सर्विस वाले क्वेश्चन देगा अपडेट नहीं करते उनका अलग हिसाब चलता है, तो वहां पर आप देख लें। बाकी आगे इसके लिए नया जो जान लिया वो काफी है। अभी इसमें ओल्ड टैक्स रिजीम भी समझनी है, ओल्ड टैक्स रिजीम थोड़ा बाद में समझते हैं, पहले न्यू टैक्स रिजीम थोड़ा और समझ लेते हैं। देखिए मुझे ये 5 अर्निंग 12 लाख रुपीस 60,000 इनकम टैक्स भरना था, सरकार ने माफ कर दिया मुझे रिबेट देकर, 1 लाख का कैशबैक देके। तो सरकार का लॉस है, मेरा बेनिफिट है कि मुझे अब पहले 60,000 टैक्स भरना पड़ता, अब इनकम टैक्स नहीं भरना है। आपके तो लॉस नहीं होगा, सरकार लॉस का क्यों धंधा कर रही है, सरकार नींबू निचोड़ निचोड़ के क्यों टैक्स नहीं ले रही है। इसका कारण ये है कि सरकार चाहती है उस बहाने पब्लिक, देखिए अगर सरकार ज़्यादा इनकम टैक्स लेगी तो अपने पास ये 60,000 बचते नहीं मेरी सैलरी में से, तो मैं नया मोबाइल नहीं लेता, मैं नया कोई कंप्यूटर नहीं लेता, फर्नीचर नहीं लेता। इस कारण से क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो जीडीपी कम हो जाएगा। इसलिए बात ऐसी है कि अगर टैक्स बढ़ाया जाता है, इफ टैक्स इज इंक्रीज्ड, तो इकोनॉमिक आउटपुट कम हो जाता है क्योंकि पब्लिक शॉपिंग नहीं करेगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो जीडीपी बढ़ेगा नहीं। जीडीपी क्या होता है, एक साल में जितना प्रोडक्शन हुआ वो जीडीपी है। इसलिए कहा जाता है कि टैक्स मल्टीप्लायर इज अ नेगेटिव मल्टीप्लायर, जितना ज़्यादा टैक्स मांगोगे उतना ये जीडीपी को नुकसान करता है। अब इसमें इनकम टैक्स तो चलिए आपके बराबर 12 लाख तक माफ कर दिया। हम लोग रविवार को देखेंगे जीएसटी में भी बहुत कुछ चेंज कर दिया कि पहले 5, 12, 18, 28 स्लैब क्या बोला, सिर्फ 5 और 18 ही रखते हैं। क्यों, ताकि वहाँ पर भी कम टैक्स है तो पब्लिक शॉपिंग ज़्यादा करे, तो अपना जीडीपी ठीक रहे। क्योंकि हम एक्सपोर्ट आजकल ज़्यादा कर नहीं पाएंगे क्योंकि आप जानते हैं ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है 50% टैक्स, तो सरकार को पहले से अंदेशा था, इसलिए उन्होंने जो बजट बनाया और उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे आया था उसने भी एडवाइस दिया था कि हमने हमारा लोकल डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाना होगा। बाहर एक्सपोर्ट करने में अमेरिका यूरोप सबके ये जो टैरिफ वॉर चलता है, अपने प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा टैक्स लगाएंगे तो भारत की पब्लिक भारत का सामान ज़्यादा खरीदे, ऐसी कुछ जुगाड़ करनी होगी। इस कारण से 2025 में पाएंगे इनकम टैक्स में भी ये चेंज किया और अभी जीएसटी के अंदर भी उन्होंने चेंज किया जो हम लोग संडे रविवार को पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर मैंने कहा मेरा 60,000 का फायदा है, तो गवर्नमेंट का लॉस कितना है 60,000 का, वो काल्पनिक नुकसान है कि सरकार ने कहा माफ किया तो मुझसे टैक्स नहीं लेंगे। तो ये जो 60,000 का सरकार को लॉस हो गया, इसको हम कहते हैं टैक्स एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू फॉरगॉन, प्रत्यक्ष राजस्व। और सरकार ने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि सरकार चाहती है आप ज़्यादा शॉपिंग करो, कंजम्पशन करो, जीडीपी में मदद करो। तो टैक्स में जब भी चेंज करके सरकार द्वारा आपको ज़्यादा छूट दी जाती है, देन व्हाटएवर इज द नोशनल लॉस, काल्पनिक नुकसान हुआ सरकार का, उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू टैक्स एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू फॉरगॉन कहा जाता है। इसके पीछे एक और भी कारण है। समझिए सरकार अगर 0% इनकम टैक्स लगाए तो सरकार कितना कमाएगी, 0 रुपया। सरकार अगर 100% इनकम टैक्स लगाएगी तो सरकार कितना कमाएगी, 0 रुपया। क्योंकि आप समझो अगर आप लाख रुपए कमा रहे, सरकार कहते हैं उतना ही टैक्स है 100%, तो आप काम ही नहीं करेंगे ना, सारा पैसा टैक्स में देना है। तो इसका मतलब कि बीच की कोई सिचुएशन होनी चाहिए 20%, 30%, 40%, 50, 60।
तो ये जो टैक्स मल्टीप्लायर है वही कंसेप्ट एक और भी है उसके साथ जुड़ा, लाफेयर कर्व। जो भी नहीं समझ रहे हैं वो टू बी ब्लैक मनी नेक्स्ट वीक समझेंगे। वो भी यही कहता है कि एक हद तक अगर सरकार इनकम टैक्स बढ़ाती है तो कलेक्शन बढ़ेगा, एक हद से ज्यादा बढ़ा देगी तो कलेक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक काम करना छोड़ देगी। यार इसको अभी बहुत दिमाग में नहीं उतारना, क्योंकि नेक्स्ट वीक आराम से हम लोग लाफेयर कर्व को पढ़ेंगे। तो ये सब देखते हुए सरकार ने टैक्स में माफी दी है। मतलब बेवकूफ है सरकार इसलिए माफी दी ऐसा नहीं है, समझदार है सरकार इसलिए माफी दी है। बट इट इज ओनली इफ यू आर अर्निंग अप टू 12 लाख रुपीस तो माफ है। 16 लाख 2-5 करोड़ कमाते हैं तो फिर तो टैक्स भरना पड़ता है। नाउ ये तो हमने देखा न्यू टैक्स रेजिम काफी आसान था, 4-4 लाख पे स्लैब बनते हैं और 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। इससे पहले जो सिस्टम था उसे कहते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम। ओल्ड टैक्स रेजिम ऐसा है कि उसमें आपको एलआईसी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये सब में आप पैसा सेव करते हैं तो ये लोग आपको माफ करेंगे। नए सिस्टम में ऐसा है नहीं, वो समझते हैं। ओल्ड टैक्स रेजिम ऐसा है, पुरानी कर व्यवस्था, कि मान लीजिए आप लेस देन 60 ईयर के एक पर्सन है और आपकी सैलरी है 7.5 लाख रुपए, तो सरकार कहेगी देखो उसमें 50,000 तुम्हारा स्टैंडर्ड डिडक्शन है, मौज करो, उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं। फिर जो आपके पास है, आपके में 50,000 एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, न्यू पेंशन जो ये नेशनल पेंशन सिस्टम है उसमें डाल रहा हूँ, तो माफ किया उतना भी, उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं। फिर आप एलआईसी, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम, मतलब म्यूचुअल फंड टाइप का, होम लोन लिया उसका ब्याज चुका रहे तो वो सबका 1.5 लाख रुपए और आप माइनस करवा सकते हैं। फिर जो बचे दैट इज कॉल्ड योर टैक्सेबल इनकम, तो ये सब आप माइनस करेंगे तो करीब 5 लाख रुपए आपकी टैक्सेबल इनकम होगी, और इस पे आपको टैक्स भरना है ओल्ड टैक्स रेजिम में। तो ओल्ड टैक्स रेजिम अलग कैसे? देखो न्यू टैक्स रेजिम में आपको एक ही बार माइनस करने दिया, लेट मी गो हियर। न्यू टैक्स रेजिम में आपको सिर्फ ये माइनस करने दिया, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000। फिर मैं ये कहूँ कि मैंने एनपीएस पेंशन में 50,000 लगाए, 70,000 लगाए, एलआईसी में 80,000 लगाए, तो उसका कोई माफ नहीं है। नई जो व्यवस्था है उसमें, पुरानी में सब माफ था, इसलिए दोनों उस हिसाब से अलग है। एनीवे सो लेट मी गो बैक, टॉकिंग अबाउट द ओल्ड टैक्स रेजिम। पुरानी प्रणाली जो है उसमें ऐसा कि जो भी मतलब 7.5 लाख तक कमाते हैं फिर आपको ये सब माइनस मिला, तो टैक्सेबल इनकम हुई 5 लाख। और जो पुरानी स्लैब्स हैं पुरानी ओल्ड टैक्स रेजिम में, वो स्लैब थोड़े अलग है कि उसमें आप 0, 5, 20, 30 ऐसे स्लैब्स हैं। अब जो पहला स्लैब है उसमें 4 लाख नहीं, सिर्फ 2.5 लाख ही आप भर सकते हैं पहले बकेट में, उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं। फिर नेक्स्ट बकेट है उसमें भी 2.5 लाख ही भर सकते हैं, मतलब 2.5 लाख एक रुपये से लेकर 5 लाख वो दूसरे बकेट में भरो, उस पर 5% इनकम टैक्स। तीसरा है उसमें मैक्सिमम 5 लाख भर सकते हैं, तो 5 लाख एक से लेकर 10 लाख भरो उसमें। फिर चौथा या फाइनल जो है 30%, उसमें जितना भरना है उतना भरो। मतलब आपके पास करोड़ रुपए तो अल्टीमेटली फर्स्ट बकेट आर फिल, देन यू हैव टू फिल अप द लास्ट बकेट। तो ऐसे ओल्ड टैक्स रेजिम में भी आप समझो ओवर लोड नहीं लेना, ये अब खत्म ही हो जाएगी कुछ सालों में। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो व्यवस्था क्या थी। उसमें कैसे स्लैब से वो 4-4 लाख वाले नहीं है, उसमें सब बतरंगी है, पहले 2.5 लाख है, फिर थोड़ा है, फिर थोड़ा। उसके ऊपर अगर कोई सीनियर सिटीजन है 60 to 80 वाला, तो उसके स्लैब अलग होते हैं। कोई वेरी सीनियर सिटीजन है तो उसके स्लैब अलग होते हैं। वो कौन से स्लैब है वो भी हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। सभी जनों को उनको शुरुआती स्लैब में और माफी या छूट मिलती है इन दी ओल्ड टैक्स रेजिम। न्यू टैक्स रेजिम में ऐसा नहीं है, न्यू टैक्स रेजिम में सीनियर सिटीजन के अलग स्लैब नहीं है, सबका एक ही स्लैब है, जो सबको स्टैंडर्ड 4-4 लाख वाले बने। तो हम बात कर रहे थे ओल्ड टैक्स रेजिम की, और उसमें मान लो कोई व्यक्ति है जो 5 लाख रुपए तक उसकी टैक्सेबल इनकम है, तो फिर वो हर एक बकेट में भरेगा, कुल मिला के समझो वो हर एक बकेट में भरेगा, तो उसको टैक्स भरना है 12,500, लेकिन उसको उतना ही रिबेट भी मिल जाएगा 12,500, तो जब आएगा जीरो। मतलब जो पुरानी व्यवस्था है उसमें ऐसा है 5 लाख रुपए तक आप कमाते हैं तो कोई टैक्स नहीं। हालांकि उसमें ये एलआईसी, एनपीएस ये सब जोड़ो तो 7-7.5 लाख रुपए तक भी आप कमाते तो कोई टैक्स नहीं है। दैट इज द ओल्ड टैक्स रेजिम। यानी ओल्ड टैक्स रेजिम में तकलीफ क्या है? ओल्ड टैक्स रेजिम में तकलीफ क्या है? ये सब आपको दिमाग खर्च करना पड़ता है। अच्छा एनपीएस में कितना माफ मिलता है, एलआईसी में कितना माफ मिलता है, कौन से फॉर्म में क्या लिखना है, तो हमेशा आप निर्भर रहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट पे, उसको पूछ के आपको करना पड़े। इस कारण से जो ओल्ड टैक्स रेजिम की ये जो कॉम्प्लिकेशंस थी उसको सुधारने के लिए 2020 बजट में सरकार ने कहा हम ये न्यू टैक्स रेजिम आपको दे रहे हैं। न्यू टैक्स रेजिम में कोई दिमाग नहीं खर्च करना, एक ये जो भी आप कमाते हैं उसमें मैक्सिमम सैलरी वाला है तो थोड़ा माफ होगा, बाकी सब पे कैलकुलेट करके भर दो, खत्म। तो न्यू टैक्स रेजिम इज मोर सिंपल, इट इज लेस डिपेंडेंट ऑन द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, क्योंकि एलआईसी पीएफ ये सब का बहुत दिमाग खर्च नहीं करना पड़ता। तो न्यू टैक्स रेजिम, ओल्ड टैक्स रेजिम। ओल्ड टैक्स रेजिम का मतलब डिफाइनिंग फीचर क्या है? एलआईसी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये सब में आप अगर बचत करते हैं आपको टैक्स का लाभ मिलता है। अब कुछ लोग ये जो रिबेट है, मैंने आपको बताया रिबेट इन द न्यू टैक्स रेजिम, अगर मैं 12 लाख कमा रहा हूँ, आई हैव टू पे इनकम टैक्स 60,000, और उतना ही मुझे रिबेट मिल रहा है, इसलिए मुझे टैक्स जीरो भरना है। लेकिन आप समझो ये ऐसी बात है कि जितना आपको टैक्स भरना है उतनी रिबेट आएगी, उससे ज्यादा नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर किसी को इनकम टैक्स भरना है 12,500, तो उसको रिबेट आएगी 12,500, तो जीरो हो गया। ऐसा नहीं कि उसको भी 60,000 आएगी, तो मतलब डिफरेंस के हिसाब से उसको जो भी 40-50,000 रुपए सरकार कैशबैक देगी, तो भाई आपको लगता है सरकार ऐसी अपनी दिल वाली है, नहीं। तो ये सब अप टू होता है, समझो अप टू का मतलब क्या है? अप टू का मतलब क्या है? अभी बीच में यूट्यूब ने एक नया नियम किया कि जो छोटे यूट्यूबर्स हैं उनको कहा तुम्हें 25,000 हर महीने मिलेंगे। तो सब लोग पागल हो गए, भाई सीधा सैलरी आ गया अपना, तो ऐसा नहीं है, वो अप टू है। उसमें क्या, तुम 1 करोड़ व्यूज लेके आओगे तो तुमको 1,000 रुपए मिलेंगे, तुम 2 करोड़ व्यू लेके आओगे तो तुमको 2,000 रुपए मिलेंगे, तुम 25 करोड़ व्यू लेके आओगे तो तुमको 25,000 मिलेंगे, तुम 26 करोड़ लेके आओगे तो तुमको कितने मिलेंगे? 25,000 मिलेंगे। समझे? तो अप टू का मतलब ऐसा होता है कि हर एक को ब्लाइंडली पैसा बांट रही है सरकार, ना यूट्यूब ऐसा कर रहा है ना सरकार ऐसा कर रही है। तो जो टैक्स रिबेट है वो सारी बातें अप टू। मान लो किसी ने 10,000 इनकम टैक्स भरना है तो उसको रिबेट होगा 10,000, तो जब आएगा जीरो। इट विल नॉट बी लाइक उसको भी 60,000 रिबेट मिलेगा तो इसलिए उसको 50,000 वापस आएगा, ऐसा कि कोई कैशबैक नहीं आता है। एनीवेज तो उसकी लोड लेनी नहीं, उसका एक और कारण है। आप समझिए हम लोग अभी 2025 में एग्जाम तो मई महीने में होनी है, तो इसके पहले एक और आएगा बजट 2026 का, तो फिर से हम ये सब गिनने बैठेंगे। इसलिए ये स्लैब्स याद रखने हैं, बहुत लोड लेना है, समझ करना। सिवाय के बीच में कोई बैंक या कोई आप परीक्षा दे रहे तो ही बात है, अदरवाइज नॉट वरी अबाउट मेमोराइजिंग द स्लैब्स। उसका कारण क्या, अगले साल नया बजट आएगा, कुछ उसमें फाइन ट्यून करेंगे वो। तो प्री सीरीज आएगी मेरी February 26, देन वी विल स्टडी इट अगेन पीसफुली फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ये जो ओल्ड टैक्स रेजिम मैंने आपको बताया 5, 20, 30 स्लैब्स थे उसमें, लेकिन मैंने आपको बताया उसमें दिक्कत क्या थी? एनपीएस, एलआईसी ये सब में आपको पैसा सेव करो तो आपको टैक्स का फायदा मिलता है। अब जो मिडिल क्लास है वो सब क्या करेगा? वो सोचने बैठेगा, मिडिल क्लास सोचने ज्यादा बैठेगा, तो वो कहेगा अच्छा इसमें पाता मैं लॉक कराता हूँ पैसा, और फिर आपका पैसा समझो एनपीएस, एलआईसी सब अच्छी चीज है, बट इट इज लॉक्ड फॉर 20 ईयर्स, और फिर उसके फॉर्म आप जमा करते रहो, तो एक इनकम टैक्स ऑफिसर का भी वर्कलोड बढ़ेगा ये सब डिडक्शन क्लेम देखने में कि इसका इतना माफ है उतना माफ है। एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, आप उतना पैसा स्पेंड नहीं कर रहे हो, तो इमीडिएटली आप इकोनॉमी को मदद नहीं कर रहे हो। इसलिए सरकार ये जो न्यू टैक्स रेजिम लाई उसमें कैसा है कि देखो तुम ये एनपीएस, एलआईसी सब जरूरत है तो करो, नहीं जरूरत है तो बहुत ज्यादा पैसा उसमें मत लगाओ, तुम दे दनादन शॉपिंग करो ताकि डिमांड बढ़े, ताकि प्रोडक्शन बढ़े, ताकि जॉब्स और जीडीपी बढ़े। इसलिए सरकार ने ये किया है। आपको सब मॉरली एथिकली सोचने बैठे तो इतनी ठीक बात भी नहीं है कि ये एक प्रकार से आपको जो समझदार आदमी है वो तो फिर भी एनपीएस, एलआईसी सब में पैसा इन्वेस्ट करेगा फ्यूचर प्लानिंग के लिए। जो ना समझ है वो सोचे अच्छा है तो कोई टैक्स का फायदा नहीं, तोड़ाओ पैसे, तो फिर अमेरिका जैसी सोसाइटी बन जाएगी कि मैं सिर्फ अपना देखूं, मेरे बच्चों का क्या होगा वो सब अपना खुद का देख लेंगे वगैरह वगैरह। वो सब इकोनॉमिक्स में हम जाते नहीं। इकोनॉमिक्स क्या पॉजिटिवली देखेगा कि नहीं इमीडिएट कंजम्पशन बढ़ रहा है, देन इट इज गोइंग टू एलजीडीपी, उसके बीवी बच्चे क्या करें उसके बाद उसकी कोई चिंता हम नहीं करेंगे। और इकोनॉमिक्स
अब एक और प्रश्न होगा कि ये जो 2000 की आपने सिस्टम बना दिया, कि 2020 से नया सिस्टम आया है। अब मान लीजिए कोई 23 ईयर्स का है, उसका कॉलेज सब खत्म हो गया, उसको फर्स्ट जॉब मिला है, अब उसको इनकम टैक्स भरना है, तो वो कौन सा भरेगा? तो उसको ऑप्शन दिया जाएगा फॉर्म में 2 जगह। अब वो दिमाग लगा के टिक करे तो बराबर है, अगर वो टिक नहीं करेगा कुछ भी, तो डिफ़ॉल्ट उसको न्यू टैक्स रेजिम में एनरोल कर दिया जाएगा। तो अगर व्यक्ति अपना ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करता फॉर्म भरते वक्त, फर्स्ट जिसको जॉब मिला, फर्स्ट टाइम भरा है, तो उसको न्यू टैक्स रेजिम में डाल देंगे। हालाँकि फिर आपको कुछ उसमें प्लस माइनस फ़र्क क्या हो सकता है कि आप सैलरीड एम्प्लॉयी हैं, तो हर साल आपको वो फॉर्म तो मिलेगा, तो उसमें आप चेंज कर सकते हैं। आज ओटीआर किया, कल एनटीआर किया, मतलब एवरी ईयर यू कैन चेंज, पर वो 1 वर्ष के लिए आप लॉक उसमें हो जाएंगे। दैट इज़ फॉर सैलरीड एम्प्लॉयी, जो ये इन्फोसिस, टीसीएस या सरकारी नौकरी में नौकरी कर रहा है। मान लो कोई यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, टिकटॉक स्टार, बिजनेसमैन, फ्रीलांस प्रोफेशनल है, उसको आजीवन सिर्फ एक ही बार ऑप्शन दिया जाएगा कि तुमको कौन सा करना है। मतलब जब 2020 में आया था तब उनको पूछा होगा तुम कौन सा रखना है। अब उसने जो भी रखा तो फिर उसको यू-टर्न नहीं लेने देंगे कि ओटीआर या एनटीआर, उसको वो उसमें फँस जाएगा या लॉक हो जाएगा। फँस जाना भी ठीक शब्द नहीं है, लॉक हो जाएगा। हालाँकि फ्यूचर में जब सरकार ओटीआर बंद कर देगी तो इनको भी जबरदस्ती का एनटीआर में शिफ्ट कर ही देंगे, तो ये बस इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। इसमें भी इतना दिमाग खर्च नहीं करना, लेकिन जब भी ऐसा स्टेटमेंट आए कि हेंसफॉर एनटीआर इज़ द डिफ़ॉल्ट सिस्टम, इसका मतलब क्या है कि जो भी नया करदाता है उसको डिफ़ॉल्ट इसी में रखा जाएगा, सिवाय कि वो टिक करके कुछ और लिख देंगे मुझे ओल्ड टैक्स सिस्टम में रहना है। बस उतना एक लाइन में याद रखना है। अब सरकार ये जो ओल्ड टैक्स रेजिम थी 2030 वाली, वो खत्म करना चाहती है, फेज़ आउट करना चाहती है। इसलिए क्या करेंगे, हर साल उसमें कोई अपडेट नहीं देंगे। जैसे अब समझो कि आईफ़ोन 6 है आपके पास, तो एप्पल कंपनी खुद ही नहीं चाहती कि आप उसको यूज़ करें, अब नया खरीदो, तो क्या अपडेट आजकल उसके देता नहीं है, तो फिर आप व्हाट्सएप भी खोलो तो एकदम धीमा चलता है, हैंग होता है। तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, आप उसको छोड़ के नए में शिफ्ट हो जाओगे। तो सरकार यही कर रही है कि ये जो ओल्ड टैक्स रेजिम है उसमें कोई बदलाव नहीं, उसमें हर साल बाय 2030 में सब रखा है। न्यू टैक्स रेजिम तो मैंने आपको बताया, पिछले साल अलग था, इस साल और मौज करवा दी। लास्ट ईयर तक न्यू टैक्स रेजिम में ऐसा था, 7 लाख तक टैक्स नहीं था, नए साल में क्या 12 लाख तक टैक्स नहीं। तो इस तरफ क्या सब हॉट एंड हैपनिंग चीज़ चल रही है। पुराने में कुछ स्लो ही है, मतलब ये कई सालों से ये सेम ही सिस्टम है, ओल्ड टैक्स रेजिम 5 लाख तक टैक्स नहीं और ये 3-4 स्लैब है। तो गवर्नमेंट भी एक प्रकार से आपको नज़ कर रही है। नज़ करना मतलब क्या, पिस्तौल नहीं दिखाना, आपको हल्के से थोड़ा धक्का मारना। देखो उस तरफ मज़ा ज़्यादा है, उस तरफ पर्वत ज़्यादा हरियाले हैं, द माउंटेन्स आर ग्रीन ऑन द अदर साइड, गो देयर, एनटीआर में जुड़ जाओ। तो दैट इज़ द जिस्ट ऑफ इट। नाउ अब याद करें कि इनकम टैक्स तो हमको भरना पड़ेगा। मान लो अभी मैंने बोला 16 लाख कमा रहे तो कोई रिबेट नहीं है, तो आपको 1,20,000 टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये सब इनकम टैक्स आप भरेंगे, वो कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा। उसके ऊपर आपको सरचार्ज भी भरना पड़ेगा और उसके ऊपर हेल्थ एजुकेशन सेस भी चढ़ेगा। ये सब हमने कल लेक्चर में बात की थी। अब यहाँ पर आप समझिए, जो सरचार्ज है वो तो हर एक को भरना पड़ता है जिसको इनकम टैक्स भरना है। मतलब ये बात ऐसी है, लेट मी गो हियर। सपोज मैं 12 लाख कमा रहा हूँ, तो मुझे इनकम टैक्स 60,000 भरना था, लेकिन रिबेट आ गया ना 60, तो मुझे टैक्स भरना कितना है, 0। अब उस पे तुम्हें सरचार्ज भरना है, तो 0 पे सरचार्ज क्या हो सकता है, 4% भी तो 0 ही होगा। फिर वो कहते हैं उसके ऊपर भी 4% सेस भरना है, तो 0 ही होगा। तो 12 लाख रुपीज़ तक तो कोई लोड है नहीं। लेकिन उसके ऊपर जो कमाता है, सपोज 60 लाख, तो 1,20,000 भरेगा, तो उस पे सरचार्ज कुछ चढ़ेगा, उस पे सेस कुछ चढ़ेगा, तो उसको और पैसे भरने पड़ते हैं। तो लेट मी शो यू। इफ यू हैव टू पे इनकम टैक्स, तो सेस तो चढ़ेगा सब पे, जो भी मतलब 16 लाख कमा रहे, 17 लाख कमा रहे, सब पे चढ़ेगा। सरचार्ज किस पे चढ़ता है? सरचार्ज सब लखपति, करोड़पति, मोटी पार्टियों पे चढ़ता है कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ज़्यादा 1 करोड़ तक की है, तो सरचार्ज इतना है ओल्ड टैक्स रेजिम में, नए वाले में सरचार्ज इतना है। आप 5 करोड़ से ज़्यादा कमाते हैं तो पुरानी वाली सिस्टम में सरचार्ज इतना है, नई वाली सिस्टम में सरचार्ज इतना है। अब आप यहाँ पर देखिए, जो करोड़पति है उनको भी सरकार मौज करा रही है कि ओल्ड टैक्स रेजिम में सरचार्ज कितना है 37, न्यू टैक्स रेजिम में कितना है 25। तो उसको भी सरकार ने क्या किया, नज़ किया कि भाई शिफ्ट हो जाओ उधर, तुमको मौज ज़्यादा है। ये सारे सरचार्ज हमको याद नहीं रखने हैं, हमें बस इतना याद रखना है 2 थिंग्स। पहला कि जो 12 लाख के ऊपर कमाते हैं उनको इनकम टैक्स तो भरना है, टैक्स भी भरना है, लेकिन सरचार्ज किस पे चलता है, अगर वो लखपति, करोड़पति, मोटी पार्टी है। और उसमें भी जो न्यू टैक्स रेजिम है उसमें सरचार्ज रिलेटिवली, सापेक्ष रूप से कंपेयर टू ओल्ड टैक्स रेजिम दे आर लोअर। डू नॉट बी ओवरवेल्म्ड बाय द डेटा, ये सब डेटा याद नहीं रखना, आपको फिलॉसफी याद रखनी है उसकी। बाकी कैसे सरचार्ज कैलकुलेट होता है वो तो मैंने आपको कल बताया था। नाउ इफेक्टिवली हाउ मच टैक्स यू हैव टू पे। मान लीजिए कोई आदमी 5 करोड़ से ज़्यादा कमा रहा है, तो ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या होगा, मैक्सिमम स्लैब 30% में आएगा। उसके ऊपर उसको सरचार्ज भी ज़्यादा चढ़ेगा, मैंने आपको बताया 37%, तो 30% के ऊपर 37%, मतलब 11% एक्स्ट्रा सरचार्ज में जाएगा उसका। फिर हेल्थ एजुकेशन सेस, वो इनकम टैक्स 30% है, उस पे 4% सरचार्ज जो भर रहा है उस पे 4%, तो वो करीब 1% और जाएगा। तो इफेक्टिवली ये सब आप जोड़ेंगे, टैक्स प्लस सेस प्लस सरचार्ज। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में ऐसा है कि जो 5 करोड़ कमा रहा है उसका 42% ऑफ हिज इनकम विल गो इन दी इनकम टैक्स। तो कुछ बार कुछ न्यूज़पेपर ऐसे लिखेंगे कि इफेक्टिव टैक्स रेट इज दिस मच, तो वो करेक्ट है। ये कुछ लोगों को परसेंटेज के ऊपर परसेंटेज का मैथ समझ नहीं आएगा, वो सब कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप की चीज़ है, वो आप सीसेट की क्लास में देखना, वो अभी हम समझ नहीं बैठेंगे। अभी के लिए बस इतना मानो कि हाँ, टैक्स तो था 30%, ऊपर से सरचार्ज बढ़ेगा तो 42% उसकी चली जाएगी इनकम टैक्स और सेस और सरचार्ज में। नए में क्या है, मैंने आपको बताया करोड़पतियों पे भी सरचार्ज थोड़ा कम रखा है। आपने इनकम टैक्स भरा, उस पे सरचार्ज और सेस, तो भी आप 5 करोड़ कमा रहे हैं, आपको 39% ऑफ योर इनकम विल गो इन द इनकम टैक्स प्लस सेस प्लस सरचार्ज। इसे हम कहते हैं इफेक्टिव टैक्स। इफेक्टिव टैक्स मतलब इनकम टैक्स प्लस सेस प्लस सरचार्ज में कितना पैसा जा रहा है। लेकिन फिर भी आप सोचो उस करोड़पति के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या सोचेगा, एवरेज में बोलो 40, कि मैं अगर 100 करोड़ कमा रहा हूँ, तो 40 करोड़ तो सरकार ले जाएगी, मेरे पास कितना बचेगा 60 करोड़ ओनली। तो उसको 40 करोड़ जब भी अमाउंट एक्चुअली, तो फिर वो सोचेगा मैं कैसे इसको बचाऊँ। तो सारे पैसे मैं कैश में लूँगा ताकि कोई मुझे पकड़ नहीं ले। मैं मॉरिशस, केमन आइलैंड कहीं और अपनी कंपनी रजिस्टर करके 2 नंबर के काम करूँ। मैं कनाडा का सिटीजन बन जाता हूँ, ब्रिटेन का सिटीजन बन जाता हूँ, उधर ही शिफ्ट हो जाता हूँ अपने बीवी बच्चों के साथ, और फिर इधर से एक फिल्म करने या एक मैच खेलने आऊँगा और मैं बताऊँगा मैं तो उधर का रेसिडेंट हूँ, तो मेरी हर एक इनकम पे तुम मांग नहीं सकते पैसे। और जो लोग मुझे एडवर्टाइजमेंट के पैसे देते हैं एज़ अ क्रिकेटर, उनको मैं बोलूँगा मेरी केमन आइलैंड की कंपनी, उधर तुम पैसा दो, इधर इंडिया में मेरे को मत दो। तो इट क्रिएट्स मेनी मेनी मतलब चैलेंजेस इन द टैक्सेशन सिस्टम। वो सब ब्लैक मनी का मुद्दा है, वो हम लोग नेक्स्ट वीक समझेंगे। इसलिए कुछ लोग ये सलाह देते हैं, मतलब लोग नहीं, क्रिटिक्स, कि भारत में टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है, इसको मतलब मैक्सिमम 25% ही टैक्स सब पे होना चाहिए, अमीरों पे भी, तो फिर लोग ऐसा बदमाशियाँ कम करेंगे। कुछ लोग उल्टा बोलते हैं कि देखो ये जो अमीर लोग हैं वो ज़्यादा टैक्स नहीं भरे, इन पे और बढ़ा के 50 कर दो, 45 कर दो। हालाँकि नीति आयोग इसके हक में नहीं है कि अगर इतना ज़्यादा कर देंगे 50% टैक्स, तो फिर तो ये जितने क्रिकेटर और हीरो हीरोइन है सब लोग भाग जाएंगे कि मुझे ब्रिटेन में ही रहना है, इधर नहीं आना है। खैर, तो इनकम टैक्स का बेसिक हमने समझ लिया। बकेट्स थे, उसमें पैसे रखे इसलिए वगैरह, 12 लाख तक कुछ नहीं, उसके ऊपर कमाते कुछ टैक्स चढ़ता है, वो जनरल आइडिया काफ़ी है। डू नॉट बी वरीड अबाउट टू मच की डेटा, वो फरवरी में फिर से पढ़ना ही है हमें। इसके बाद आप कहे देखो इनकम टैक्स तो तुमने बनाया, पर इनकम टैक्स में नया कानून आया ना 2025 में, नया बिल आया है, ओरिजिनल कानून जो भी 61 का था। आई एम अवेयर, वी विल स्टडी, लेकिन इधर नहीं, वो हम ब्लैक मनी के साथ स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीक। उसका कारण ये है, जो हैंडआउट 1 है उसमें ऑब्जेक्टिव है केवल टैक्स की थियरी और उसके जो भी परसेंटेज अभी चल रहे हैं, उसके अबव बियॉन्ड और 25 जाते हैं, वो सब ब्लैक मनी के साथ जुड़ती हैं, उसका 2 भी हैंडआउट अलग है, वो सब मैं इधर डालूंगा तो रिवीजन में आपकी एफिशिएंसी चली जाएगी। क्योंकि समझो वहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं, जो ब्लैक मनी वाले उसके क्वेश्चन कम आते हैं, जो नॉर्मल बेसिक थियरी है उसके क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आते, थोड़े ज़्यादा आते हैं, इसलिए एफिशिएंसी के लिए हैंडआउट मैंने थोड़ा अलग रखा है।
तो इनकम टैक्स विल स्टडी बट इन नेक्स्ट वीक, इन द नेक्स्ट आगे। तो वी स्टडी कंपनियों के प्रॉफिट पे कॉर्पोरेशन टैक्स, विदेशी कंपनियों में गूगल वगैरह बदमाशी करने थे तो एड्स के ऊपर गूगल टैक्स, जो भारत की कंपनियां जीरो प्रॉफिट बताती थी ये सब तो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स खत्म हो गया, शेयर बायबैक टैक्स जारी है, प्रॉपर्टी के ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स कल पड़ा था। इनकम टैक्स का मैंने आपको फिलॉसफी बताया। अब इनकम टैक्स में और भी छोटे-छोटे मुद्दे आएंगे, ये टीडीएस टीसीएस वगैरह, वो हम लोग पढ़ेंगे फ्रेश माइंड से, क्योंकि और भी छोटे-छोटे टैक्स बनने हैं। लेकिन उससे पहले कल हमने क्या पढ़ा था कि इनकम टैक्स क्या है, कि जो मैं श्रम कर रहा हूं, मतलब जॉब, सैलरी, कोचिंग वगैरह जो भी, उस पे इनकम टैक्स है। बैठे बिठाए जो मैं कमा रहा हूं, मतलब शेयर बाजार में बिटकॉइन वगैरह, तो वो मेरे प्रॉफिट फ्रॉम कैपिटल एसेट्स से, उस पे अलग टैक्स लगता है। कौन सा? कैपिटल गेन्स टैक्स। इस पे 2025 में यूपीएससी ने, आसानी सवाल है अगर आप सुकून से दिमाग लगाएं और कल का लेक्चर और हैंडआउट पढ़ के आए हैं तो। अब ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, अप्लाई योर ब्रेन। थ्री मोर मिनट्स। थर्टी मोर सेकंड्स। हाँ, तो आपको क्या लगता है कैपिटल गेन्स टैक्स का क्या हिसाब है? वोटिंग टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। कनिका, कुंदन, सोनम, मधु, रूही, तौसीफ, अविनाश, फैजान, शगुन, जानवी, अमित सिंह, मीर, अमू, केफ, आशु, ऋचा, केतन, अंजलि, गौरव, परिधि, ममता, मुस्कान, आकाश, आनंद, निश्चय, ये सब लोग फिर अमल, आयुष, मानसी, शुभम, अभिजीत, चित्रा, आलोक, जगजीत, विश्वजीत, रोशन एंड अदर्स करेक्ट आंसर्स। भाई आपको इधर हिंट भी लिखा है, एस टी वन रॉन्ग, सो एलिमिनेशन करो। तो एस टी वन रॉन्ग है, ऐसा तो एक ही है ना, डी ऑप्शन। तो भी सिर्फ 75% लोग ही इसको करेक्ट कर पाए, डिस्पाइट गिविंग 5 मिनट्स एंड अ हिंट। फिर 25 लोग नहीं कर पाए। तो इसका मतलब क्या, आप तो या तो कल का लेक्चर आप देख के नहीं आए, या आप इतने वीक है कि आप इतना भी डिकोड नहीं कर रहे, या आप स्लाइड ढंग से नहीं पढ़े। डिस्पाइट 5 मिनट ब्रेक, चलिए खैर पढ़ते हैं। देखिए, कल रात मैंने आपको बताया था कि टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम यूनियन गवर्नमेंट टैक्स नहीं मांग सकता, स्टेट गवर्नमेंट मांग सकती है। हालांकि ज्यादातर स्टेट मांगते नहीं है, क्योंकि क्या किसान खुश रहे इसलिए नहीं मांगते एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स। लेकिन थियरी के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो मांग तो सकते हैं, दैट इज वन थिंग। अब यहाँ पर लिखा है कि देखो, पोल्ट्री फार्मिंग एंड वूल रियरिंग, तो ये एकदम एग्रीकल्चर तो है नहीं, इसको आप कहें एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड बाय वर्ड जाएं, तो वर्ड बाय वर्ड ऐसा लिखा है कि टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम वो यूनियन नहीं मांग सकता, सिर्फ स्टेट मांग सकता है। तो ये तो दूसरी चीज हुई ना कुछ, तो यूनियन भी मांग सकता है। लेकिन वो सब चार्टर्ड अकाउंटेंट में हम लोग ना भी जाए, तो भी जो स्टेटमेंट है वो क्या बोला है, इन इंडिया इनकम फ्रॉम दिस एक्टिविटीज इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स। मतलब कोई जात का कोई टैक्स नहीं है, ना स्टेट मांग सकता है, ना यूनियन मांग सकता है, कोई जात का कोई टैक्स नहीं है। तो ऐसा तो है नहीं, टैक्स तो हो सकता है। आपके नहीं, रियल लाइफ में तो नहीं मांगते भाई, कुछ स्टेट में कुछ कुछ परसेंटेज मांगा जाता है बड़े किसानों के ऊपर। दिस इज आस्किंग अस थियरी, दिस इज नॉट आस्किंग व्हाट इज द सिचुएशन इन एवरी स्टेट, या वो क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स चल रहा है। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये कहता है कुछ टैक्स नहीं है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है टैक्स मांग सकते हैं, कुछ स्टेट मांगते भी होंगे। यस, दैट इज ट्रू। तो फिर भी मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, पहले दिमाग में उतारिए आप। तो इस कारण से जब फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि आप समझो ये क्या बोल रहे हैं, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स, मतलब या तो कोई कानून है या तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने संपूर्ण माफ करके रखा है। तो ऐसा तो कोई है नहीं, या तो यूनियन या तो स्टेट, कोई तो कुछ तो मांग ही सकता है। पशुपालन करो आप, भेड़ बकरी चलाओ, कुछ भी।
तो देयरफॉर वन इज रॉन्ग एंड वन इज रॉन्ग। तो फिर आप देखिए दर्शन रीजनिंग में अगर एक स्टेटमेंट गलत हो जाए तो फिर तो आप सीधा एलिमिनेट करो ना, तो एक ही जवाब बनता है उसका कि स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट। फिर हम सेकंड स्टेटमेंट तो चेक भी नहीं करेंगे क्योंकि डी जवाब आएगा उसका, ST2 इज करेक्ट। फिर भी तसल्ली के लिए चेक कर लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि रूरल लैंड को आप कैपिटल एसेट इनकम टैक्स एक्ट में नहीं गिनते, बराबर है। आप समझिए पॉलिटिक्स इनकम चलो कोई तो टैक्स ले सकता है क्योंकि श्रम वाली बात है, तो इनकम टैक्स जैसा कंसेप्ट आएगा या तो यूनियन का या तो स्टेट का। एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको आप बेचोगे तो कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। कल याद करो पेंटिंग और नॉन एग्रीकल्चर लैंड बेचने पे ही वो सब होगा, शेयर बाजार बिटकॉइन बेचने पे होगा। एग्रीकल्चर वाली जमीन है उसको आप बेचेंगे तो उस पे राज्य सरकार का लैंड रेवेन्यू स्टैम्प ड्यूटी सब चढ़ेगा। एग्रीकल्चर के अलावा वाली जमीन है हमारी नॉर्मल आपका कोई 5 करोड़ का बंगला था या उसकी जमीन थी, उसे आप बेचोगे प्रॉफिट आपका 1 करोड़, तो उस पे यूनियन मांग सकता है कैपिटल गेन्स टैक्स। स्टेट भी अलग से मांग सकता है रजिस्ट्रेशन की स्टैम्प ड्यूटी, जिसने खरीदा तो आगे प्रॉपर्टी टैक्स चढ़े, लैंड रेवेन्यू भी मांग सकते हैं अगर फैक्ट्री या कुछ उसका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो सफिशिएंट टू नो कि एग्रीकल्चर की जमीन उस पे यूनियन का कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता। ये कल भी मैंने आपको बताया था, जिनको याद नहीं आ रहा है मैं स्लाइड आपको दिखा दूं वापस। कैपिटल एसेट्स जिस पे कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड प्रॉपर्टी ज्वेलरी व्हीकल पेटेंट वगैरह, कैपिटल गेन्स टैक्स क्या था 10 लाख का मेरा बंगला में 12 लाख में बेचूं तो 2 लाख जो फायदा हुआ उस पे कैपिटल गेन्स टैक्स था। यस, सो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसीडर्ड अ कैपिटल एसेट अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, बराबर है, ताकि उस पे कैपिटल गेन्स टैक्स मांगने का कोई केस नहीं बने क्योंकि वो सब स्टेट के हक में गया होगा फॉर टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम बोल के। तो दैट इज करेक्ट। फिर से आप पढ़िए ये पूरी चीज, आई गिव यू 10 सेकंड्स। देखिए सेकंड स्टेटमेंट पे सोच विचार करने की नौबत आए उतना तो केस भी नहीं है क्योंकि आप फर्स्ट स्टेटमेंट जैसे एलिमिनेट करते जवाब आ जाता है डी। एग्जाम जब खत्म होती है तो पब्लिक बाहर आके क्या करती है, फर्स्ट रिएक्शन। पहले ऐसा नहीं था, पहले सोशल मीडिया और यूट्यूब ये सब नहीं था, अभी तो क्या बाहर ही कैमरा लेके खड़े रहते हैं सब ब्लॉगर्स, कैसा रहा पेपर कैसा रहा, और एडिट कोरा टेलीग्राम पे भी पब्लिक लगती है। अब आप सोचिए सबसे ज्यादा उछल कूद या रोना धोना कौन करेगा? जिसका पेपर अच्छा गया वो कोई उछल कूद नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है जीएस के बाद दोपहर और शाम को मुझे सी सेट का रिवाइज करना है। रोना धोना भी वो नहीं करेगा, उसको पता होता है कुछ सवाल टफ होते हैं कुछ इजी। सबसे ज्यादा जो नाच गान रोना गोना उछल कूद सब कुछ सोशल मीडिया ट्विटर कोरा रेडिट पे करता है वो कौन? जो पब्लिक का पेपर ठीक नहीं गया है, बहुत टफ था, बहुत जटिल था, बहुत फैक्ट्स पूछे क्योंकि वो क्या कहेंगे देखो ये फैक्ट है भाई, ये फैक्ट है ही नहीं ना, ये तो कंसेप्ट वाली बात हुई कि कैपिटल गेन्स टैक्स और एग्रीकल्चर पे वो माफिया चीजें एग्रीकल्चर इनकम पे वगैरह। तो इट इज नॉट सो डिफिकल्ट क्वेश्चन, आप सुकून से उसको 2 मिनट मैट्रिक्स बनाओ एलिमिनेट करो तो कोई बड़ी बात ये है नहीं। सो दीस आर नॉट एक्चुअली टफ क्वेश्चन व्हेन यू पीसफुली थिंक अबाउट इट, बट टफ किसके लिए नहीं है जो सुकून से पढ़ के रिवाइज करके गया है। अब हम कैपिटल टैक्स के कैपिटल गेन्स टैक्स के जोन में है तो उसका एक और पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे टीडीएस समझते हैं। फिर से मैं आपको रिवाइज करूं कैपिटल गेन्स टैक्स क्या है कि शेयर व्हीकल ज्वेलरी पेंटिंग नॉन एग्रीकल्चर लैंड मेरे पास 10 लाख का 12 लाख में बेचा 2 लाख का प्रॉफिट है, इस पे अलग टैक्स लगता है, दैट इज कैपिटल गेन्स टैक्स। फिर समझो इस पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि इस पे ये वाली चीज लगी, इनकम टैक्स किस पे लगेगा? मेरी सैलरी पे, ये कोचिंग के धंधे पे वगैरह वगैरह। अभी आपको जो प्रश्न है वो ये वाला है, मैं आपको पूरा 1 मिनट देता हूं सुकून से सोचो, फिर मैं वोटिंग लाइन खोलता हूं। ट्वेंटी मोर सेकंड्स देन आई विल ओपन द वोटिंग लाइन। हाँ, तो आपको क्या लगता है वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। आस्था, सचिन, मायूष, राज प्रताप, भावेश, आशु, अटल, देवेश, यश, परिधि, प्रियंका, नगीना, पवन, अमू, चांद, सायरा, मुनाजा, प्रांजल, जहीदा, ज्योति, विशाल, प्रशांत, शर्मा, दीपक, छवि, लक्ष्मीकांत, चित्रा, युवराज, अतुल, अविनाश, राधे, अमल, साक्षी, रोशन, जगजीत, प्रबल, प्रशांत, अभिजीत, आलोक, प्रीति, ब्रिजन, करेक्ट आंसर्स। देखिए प्रॉपर्टी वगैरह बेचेंगे और उसमें आपको प्रॉफिट होए तो लगता है नॉन एग्रीकल्चर लैंड पे लगेगा, खेती बाड़ी पे लगेगा, पेंटिंग पे लगेगा, मोनालिसा पेंटिंग 100 करोड़ में खरीदी 400 में बेची तो 300 करोड़ पे लगेगा कैपिटल गेन्स टैक्स। यस। अब आप समझिए पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। तो मैंने इसलिए तो आपको शुरू में बताया ना कि सेल ऑफ अ प्रोडक्ट मतलब क्या, बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग सर्विस की बात आई तो उसमें तो आप समझो जीएसटी लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा। लेट मी गो हियर, अगर मान लीजिए कोचिंग में 100 की जगह 150 बच्चे आए तो जीएसटी भरना है, इनकम टैक्स भरना है, उस पे कैपिटल गेन्स टैक्स तो भरना नहीं। कैपिटल गेन्स टैक्स तो प्रॉपर्टी और एसेट्स के अंदर आता है, तो नॉर्मल प्रोडक्ट के बिकने नहीं बिकने से उस पे कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं होता। तो वन इज रॉन्ग क्योंकि वो क्या कह रहा है प्रोडक्ट, वो ये नहीं कह रहा है एसेट। तो अगर एक गलत है तो ये चला गया, डी चला गया। सो नाउ वी आर 50-50, बी हो सकता है नहीं तो सी हो सकता है। दोनों जगह सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, आंख बंद करके मानना होगा आपको कि हाँ वैल्यू इन द प्रॉपर्टी वन वो करेक्ट है। तो फिर तो बचता है कि थर्ड क्या है वही चेक करो। हाँ तो भाई अगर आप पेंटिंग बेचोगे तो उसमें टैक्स लग सकता है, तो इसलिए क्योंकि थर्ड करेक्ट होगा तो जवाब क्या होगा बी 2 and 3 ओनली। अभी ऐसी एग्जाम ही क्या कि जिसमें पब्लिक वकील नहीं बन जाए, मतलब तो फिर तो यूपीएससी का मजा ही चला जाएगा। पब्लिक वकील ऐसे बनी कि देखो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी लेकिन उसने बेचा नहीं तो कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा नहीं। वैसी बात है, मैंने 10 लाख में खरीदी प्रॉपर्टी, उसका मार्केट रेट चला है 12 लाख, पर मैं बेचूं ही नहीं तो टैक्स लगेगा नहीं, बराबर है, आपके बराबर है। लेकिन फिर ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं ना भाई, आप समझो सेकंड और थर्ड में किसमें ऐसा लिखा है कि पक्का बेचेगा तो ये उसको लगेगा। अगेन आई गिव यू 20 सेकंड, आप दिमाग में उतारो, नाइदर ऑफ देम इज सेइंग कि बेचेगा तब लगेगा, मे लिखा है। मे शब्द का मतलब क्या होता है, हो सकता है, अगर आप बेचो तो टैक्स लग सकता है, नहीं बेचोगे तो स्वाभाविक नहीं लगेगा। आई गिव 20 सेकंड, समझ दिमाग में उतारिए। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग तो उस हिसाब से पक्का या तो बी नहीं तो सी हो सकता है, और उसमें से किसी में ऐसा वर्ड तो उसने लिखा नहीं कि व्हेन यू सेल यू हैव टू पे टैक्स। दोनों में क्या है कि हाँ वैल्यू बढ़ेगी, ग्रोथ इन द वैल्यू, नेचुरल इंक्रीज इन द वैल्यू, तो मतलब या तो दोनों गलत है क्योंकि उसमें बेचने की बात उसने नहीं लिखी, तो दोनों गलत है, तो नन ऑफ द अबव ऐसा तो ऑप्शन है नहीं, तो जो कम खराब है वही सिलेक्ट करना पड़े। तो अगर दोनों गलत नहीं है दोनों में एक ही बात है कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है कोई प्रॉपर्टी या पेंटिंग की, तो दोनों सही, देयरफॉर आंसर इज बी 2 and 3 ओनली। अभी कुछ लोगों को आसान लग रहा होगा
कुछ लोगों को जटिल लग रहा होगा, रियल एग्जाम में सबको जटिल ही लगना है। एवरीवन विल हैव प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन। उसका कारण ये है कि ये एक सवाल नहीं होता है, 100 सवाल होते हैं और वो एक सब्जेक्ट से नहीं होते, 6-7 सब्जेक्ट से होते हैं। तो व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग तो फिर आपको लगता है नहीं ये नहीं तो वो होगा तो, और उसमें भी आप पाएंगे 1 से लेके 20 सवाल ऐसे होंगे, एनवायरनमेंट साइंस टेक्नोलॉजी एक भी नहीं आता है। तो इसलिए 21 से लेके जो 100वें सवाल है मतलब बाकी 80 उसमें हर एक आप बहुत ही फूंक-फूंक के देखेंगे। माइक्रोस्कोपिक लेंस में देखेंगे भाई ये गलत ना हो जाए, वो गलत ना मेरे पहले भी तो हो ही नहीं रहा है ठीक। तो देन इन एवरी क्वेश्चन यू विल हैव डाउट्स कि क्या होगा क्या होगा। तब क्या याद रखना है, इकोनॉमी का एक ही सिद्धांत है, वकील नहीं बनना है। ये जो वकील बने तो ये वो बात दिमाग में आता है, अच्छा बेचेगा नहीं तो कहाँ टैक्स लगेगा भाई, तो दोनों स्टेटमेंट में कहाँ लिखा है। तो व्हेन इन डाउट डोंट बी अ वकील, दैट इज द मोटो फॉर सॉल्विंग इकोनॉमिक क्वेश्चंस। नॉर्मल आदमी उसको कैसे सॉल्व करे ऐसा सोच के उसको टिक कर देना है। अगर आपको दोनों स्टेटमेंट सही लगते हैं और वकालत दिमाग में आ रही हो तो अभी ये सब आपको हंसी मजाक लगेगा, रियल एग्जाम के वो आप एग्जाम हॉल में देखना, यू विल फेस दिस प्रॉब्लम्स। नाउ नेक्स्ट इनकम टैक्स हमने देख लिया, एंड अगेन आई रिपीट उसके स्लैब का लोड नहीं लेना है, अगले साल फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर इनकम फिर से पढ़ेंगे हम लोग। अब इनकम टैक्स के ऊपर कुछ और नए नए कंसेप्ट है वो समझ लें। देखिए इनकम टैक्स एक आदमी भरे, दैट इज इंडिविजुअल टैक्स पेयर। लेकिन मान लीजिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लोग 5 लोग हैं, हमें किराने की दुकान चलाते हैं और उसमें जो कमाते हैं तो सबका जो भी जॉइंटली हमारा काम चला है, सैलरी जैसा कंसेप्ट नहीं है वगैरह, फिर उनको भी इनकम टैक्स तो भरना पड़ेगा। लेकिन ये प्योर कंपनी जैसा नहीं है, आप कॉर्पोरेशन टैक्स बोल नहीं सकते। कंपनी होती तो हम कहते कॉर्पोरेशन टैक्स भरो, कंपनी तो है नहीं, फैमिली है, तो ये लोग को भी इनकम टैक्स ही भरना पड़ेगा। तो क्या इसमें से हर एक के भरना पड़ेगा या सबका एक साथ फैमिली का भर सकते हैं? तो जब यहाँ पूरी फैमिली का एक साथ वो सब कैसे गिनवा सकते हैं और उसमें उनको कुछ फायदे मिलते हैं, टैक्स के फायदे मिलते हैं। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और हमारा जॉइंट हमारा जो भी है कुछ बिजनेस है, छोटा मोटा दुकान है, तो वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के रूप में रजिस्टर करके भी इनकम टैक्स भर सकते हैं और उसमें उनको टैक्स में कुछ फायदे होते हैं। वो क्या फायदे होते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं समझना है। अब ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है इसमें सिख बौद्ध वगैरह को भी गिनेंगे, पर स्वाभाविक है मुस्लिम क्रिश्चियन को नहीं गिनेंगे। तो यानी कि अपना जो इनकम टैक्स एक्ट है वो कैसा है, सेक्युलर तो आप बोल नहीं सकते क्योंकि सेक्युलर है तो सभी को छोड़ देना चाहिए, ये सेक्युलर नहीं है। पैरेलल एक बात क्या चलती है, यूनिवर्सल यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सबके मैरिज डाइवोर्स, बच्चा गोद लिया, अडॉप्शन, मर गए उसके बाद बेटे बेटे को कितना मिलेगा, इनहेरिटेंस सबका सेम होना चाहिए। चलो तो मान लो वो बात सही है तो ये बात भी सही होनी चाहिए। तो या तो सबका सेम करना तो सबके मैरिज डाइवोर्स के रूल सेम कर दो, तो फिर सबके टैक्स के रूल भी सेम कर देने चाहिए। ये कैसे नहीं, हिंदू वगैरह को माफ है मुसलमान को माफ नहीं है। तो प्रीलिम्स का मुद्दा नहीं है, मेंस में सोचने का मुद्दा है जब हम बात करें। एंड इवन व्हेन वी गो टू द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सुधार या पूरी प्रणाली में लॉज में क्या सुधार की जरूरत है, या इवन यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब आप बात करें तो ये भी उसके काउंटर आर्गुमेंट्स कुछ लोग देंगे। तो डिपेंड करता है कितना लंबा आपको लिखना है। प्रीलिम्स में तो एक लाइन में याद रखना है और टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जा रहे। नेक्स्ट, इंसान है तो इनकम टैक्स भरेगा, कंपनी है तो कॉर्पोरेशन टैक्स भरेगी। अब उसमें भी जो सैलरी एम्प्लॉय है जॉब करता है तो उसका बहुत आसान है, मैं 12 लाख कमाता हूँ, 60,000 टैक्स भरना है, 60,000 माइनस सैलरी तो जॉब जीरो। तो बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट को पूछे वो तो अपना टैक्स भर देगा। मुकेश अंबानी के लिए भी आसान है, उसकी तो कंपनी है तो उसको जो भी पुरानी कंपनी मतलब 25% कॉर्पोरेशन टैक्स सरचार्ज भरना है, तो अंबानी को थोड़ी गिनेगा भाई, पूरी फौज अकाउंटेंट्स की वो गिनेंगे, अंबानी साइन करेगा, टैक्स भर दिया। तो उसको भी मौज ही है। तकलीफ किसको है, बीच वालों को है। मान लीजिए ये लॉयर है, ये फैशन डिजाइनर है, ये डॉक्टर है, उनको भी इनकम टैक्स तो भरना पड़ेगा, लेकिन उनके लिए कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि लॉयर का कैसा है कि वो एक गरीब आदमी से कम फी लेगा, दूसरे पे ज्यादा लेगा, किसी का कैश में लिया, हिसाब किताब नहीं रखा। सेम फॉर डॉक्टर। फैशन डिजाइनर को तकलीफ क्या होगी कि मैंने ये जो कितना रॉ मटेरियल खरीदा, कितना आगे गया, क्या मेरी कंसल्टेंसी थी उस दिन आ गया था, ये हुआ था। तो ऐसे जो सेल्फ एम्प्लॉयड फ्रीलांस कंसल्टेंट प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए टैक्स कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपने प्रॉफिट के ऊपर टैक्स भरना है। आप समझो जो नौकरी कर रहा है उसने सैलरी पे इनकम टैक्स भरना है। ये जो डॉक्टर है वो मैं खुद की क्लिनिक चलाता हूँ तो खुद को सैलरी दे नहीं रहा है, तो उसने अपने प्रॉफिट पे इनकम टैक्स भरना है। इसका प्रॉफिट क्या है ये कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। तो इनके लिए एक सिस्टम बनाई गई है जिसको कहा गया प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सिस्टम। वो ऐसा कहेगा कि चलो तुम्हारे लिए तुम्हारी प्रॉफिट कैलकुलेट करना मुश्किल है, नो प्रॉब्लम। तुम्हारी ग्रॉस इनकम क्या है, मतलब किसी से कैश में लिया, किसी से आपने जो भी क्रेडिट कार्ड से लिया, क्या कमा लिया टोटल, मान लीजिए वो डॉक्टर के 100, तो फिर उसे वो इनकम टैक्स ऑफिसर ये कहेगा अच्छा 100 तुम्हारी ग्रॉस इनकम है, तो हम मान लेंगे कि उसका एक्स परसेंटेज तुम्हारा प्रॉफिट है, मान लो 40%, और तुम उस हिसाब से 100 का 40 का 40 रुपए, हाँ तो 40 रुपए के ऊपर तुम इनकम टैक्स भरो। और कौन सा भरोगे तो स्लैब के हिसाब से 520 30 वोल्ट टैक्स नए वाले में जो 4 लाख वाले हैं वो भरो। तो इट इज नॉट अ सेपरेट टैक्स, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग हाउ मच प्रॉफिट और टैक्सेबल इनकम यू हैव। तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन कोई अलग सिस्टम नहीं है, अलग कोई टैक्स नहीं है, वो बस गिनने की मेथड है कि तुम 100 कमा रहे हो तो टैक्स भरने लायक तुम्हारी टैक्सेबल इनकम कितनी, उसकी एक फॉर्मूला है। सबके लिए नहीं है, सैलरी वालों के लिए नहीं है, कंपनी वालों के लिए नहीं है, बीच वालों के लिए वो है, उसे कहते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। इसको याद भी रखने की बहुत जरूरत नहीं है। कुछ कुछ बार क्या होता है कि सरकार चाहती है कि ये जो डॉक्टर कैश में धंधा कर रहा है या वकील जो कैश में धंधा कर रहा है, तो सरकार चाहती है तुम यूपीआई से पेमेंट लो ना, ताकि हम ट्रेस कर सके तुम कितने करोड़पति हो। अब ऐसा करने के लिए सरकार पिस्तौल तो दिखा नहीं सकती, क्योंकि आप जानते हैं डॉक्टर लॉबी भारत में बहुत स्ट्रांग है, प्रेशर ग्रुप है वो, मींस के लिए पढ़ना पेपर 2 में। तो पिस्तौल दिखा के मतलब कानून में लिख के तो ऐसा जबरदस्ती करा नहीं सकते कि तुमने जबरदस्ती हर पेशेंट से यूपीआई से पैसा लेना है क्योंकि तुम कैश में लेते हो और फिर इनकम टैक्स नहीं भरते। इसलिए सरकार उनको क्या कर सकती है, लॉलीपॉप दे सकती है। लॉलीपॉप कैसे होते हैं कि देखो अगर तुम डिजिटल पेमेंट लोगे, तुम मरीज से कैश में नहीं तुम डिजिटली पैसा लोगे, तो जो फॉर्मूला है उसको हम ट्वीक कर देंगे कि तुम्हारा 14 या 30% प्रॉफिट गिनेंगे ताकि तुम्हें इनकम टैक्स कम भरना पड़े। तो ऐसा कर करके उसको लॉलीपॉप दे देके इस फॉर्मूला को फाइन ट्यून करके सरकार नज करती है कि आप भी डिजिटल पेमेंट अपनाओ। इसलिए कुछ कुछ बार ये चर्चा में आता है कि सरकार हैज फाइन ट्यून द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन टू गिव इंसेंटिव्स फॉर डिजिटल पेमेंट्स। तो वो सब कहना क्या चाहते हैं, जो लंबी 5-10 मिनट में कहानी करी वो इतना ही कहना चाहता है। तो तब लोड नहीं लेना है, वो कुल मिला के बात क्या, ये सब सरकार चाहती है ये लोग भी डिजिटल पेमेंट अपनाएं ताकि सरकार आसानी से इनको ट्रेस कर सके, क्योंकि यूपीआई से पैसा लिया बैंक में जाएगा तो ट्रेस कर सकते हैं। एचयूएफ मतलब क्या, हिंदू फैमिली को अलग से वो टैक्स भरे और उसको कम टैक्स भरना पड़े। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या है, डॉक्टर लॉयर ऐसे फ्रीलांस वाले उनको कैलकुलेशन थोड़ा अलग चीज है। तीसरा एडवांस टैक्स। हमने देखा था कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है तो टैक्स का सारा पैसा, लोन का सारा पैसा इसमें आता है, और इसी के अंदर से ये जो आईएएस की सैलरी होगी, नया कोई जीप कार खरीदा रॉयल एनफील्ड के लिए उसकी खरीदी होगी, राज्य सरकार को पैसा देगी, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख के लिए। आपके बराबर है, टंकी से पानी आता है और उस टंकी को तुम नाम दे रहे हो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पर वो टंकी में भी पानी किधर से तो आना चाहिए ना, द वाटर हैज टू कम इन द टैंक आल्सो, वो कहां से आता है, टैक्स पेयर से। अब एक तकलीफ आप समझिए, मुकेश अंबानी ये कहे कि देखो 1 अप्रैल से लेकर अगले साल की 31 मार्च तक मुझे इनकम टैक्स भरना है या कॉर्पोरेशन टैक्स भरना है 100 करोड़, लेकिन मुझे शाणा बन जाना है, तो मैं अपना सारा टैक्स 31 मार्च 2026 की रात को 11:59 पे भरूंगा। पूरे साल मैंने जितना कमाया उसका जितना टैक्स है लास्ट डेट को लास्ट मिनट पे मैं भरूंगा। तो 2 तकलीफ होगी, एक तो सर्वर क्रैश हो जाएगा, सारी पब्लिक ये करे, और दूसरा कि तब तक पैसा नहीं आया तो भारत सरकार की जो टैंक है वो खाली हो जाएगी ना। आप समझो, क्योंकि हर महीने सैलरी देनी आईएएस को, बाकी भी खर्चे करने हैं। अब सारे टैक्स पेयर ये बोले कि 31 मार्च को अगले साल देंगे, तो इस साल बीच में खाली हो गया तो पानी कहां से भरोगे, तो मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। तो कंटीन्यूअस फ्लो आना चाहिए। कंटीन्यूअस फ्लो कैसे आएगा,
कि मान लीजिए मुकेश अंबानी ने पूरे साल में 10 करोड़ उसको इनकम टैक्स भरना है, तो सरकार कहेगी ऐसा 31 मार्च को नहीं, पूरे साल का तुम 4 किस्तों में भरो, कि फर्स्ट क्वार्टर जो अप्रैल से जून उसमें 2.5 करोड़ आप भरो क्या इनकम टैक्स, लेकिन सरकार क्या कहेगी एडवांस में भरो, इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं एडवांस टैक्स। तो रिमेंबर एडवांस टैक्स इज नॉट अ सेपरेट थिंग, वो भरना तो इनकम टैक्स ही है, और अगर कंपनी है तो उसको कॉर्पोरेशन टैक्स ही भरना है, लेकिन एडवांस में भरना है। सेकंड क्वार्टर में 2.5 करोड़ दूसरे भरो, थर्ड क्वार्टर में तीसरे, और चौथे क्वार्टर में चौथे, तो हो गया 10 करोड़। तो एडवांस टैक्स इज नॉट सेपरेट टैक्स, ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है ताकि कंटीन्यूअसली थोड़ा-थोड़ा पैसा भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आता रहे। अभी कुछ लोग इसमें कहेंगे, पर वो एडवांस में कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है कि वो पूरे साल में कितना कमाएगा? वो ऐसा कि लास्ट ईयर के ट्रेंड के हिसाब से उसको भरना होगा, और फिर उसको ये क्वार्टरली अप्रैल से जून में कितना कमाए वो तो पता चलेगा ना, तो उसके हिसाब से वो कैलकुलेट कर लेगा और थोड़ा एडजस्ट रेशियो प्रोपोर्शन कर लेगा। तो असल में वो कैसे कैलकुलेट करेगा, वो सब चार्टर्ड अकाउंटेंट काम नहीं पड़ेंगे। दूसरा, मान लीजिए मुकेश अंबानी 10 करोड़ इस बार कमा रहे हैं, या टैक्स उनको भरना है, अगले साल सड़क पे आ जाए और सिर्फ उनको 12 लाख ही कमाई हो तो जीरो टैक्स है, तो फिर क्या होगा? अगर ऐसा ऊपर नीचे हो गया तो सरकार उसको रिफंड दे देगी। अगर बीच में ऐसा हो गया कि उसका सब कैलकुलेशन ऐसा है कि एडवांस में ज़्यादा भर दिया, असल में कम भरना था, तो रिफंड दे देगी सरकार, दे विल अंडरस्टैंड दैट। तो प्रीजम्पटिव टैक्सेशन, एडवांस टैक्स, एचयूएफ का एक लाइन के मुद्दे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो शेयर बाजार की टैक्स, आप शेयर खरीदो, बॉन्ड खरीदो, जो भी मान लो बीए मास्टर ने जब खरीदा था, कॉस्ट प्राइस उसका है 100 रुपए, वो 50 रुपए के प्रॉफिट पे सेलिंग प्राइस 150 में जेठालाल को बेच रहा है, तो जेठा इज बायर, बीए इज सेलर। अब इस पे अलग-अलग जाके टैक्स आएगी। सबसे पहले सरकार लाट टपका क्या देगी केंद्र सरकार, ये जो शेयर बाजार का तुमने प्रॉफिट पे बेचा शेयर बॉन्ड कुछ भी, तो क्या लगता है कैपिटल गेन्स टैक्स कल भी देखा था, आज भी 2 एमसीक्यू में सॉल्व किए, तो ये तो हो गया। लेकिन ये जो सेलिंग प्राइस है कितना 150, इस पे भी सरकार लाट टपका क्या देगी, ये जो सेलिंग प्राइस है उसका हो गया, अच्छा इसका 0.01%, तो हमें तो ये यूनियन गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स है। तो स्टेट गवर्नमेंट आगे देखो, ये तो सब शेयर ट्रेडिंग क्या हुआ, कुछ आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो इस पे रजिस्ट्रेशन होगा, तो रजिस्ट्रेशन पे हम लोग स्टैम्प ड्यूटी मांगेंगे, तो वो भी आएगा 1-2 रुपए हमको भी चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी मांगेगी। दो बात हुई। तीसरा, जेठालाल के पास ओनरशिप आ गई इस शेयर्स की या बॉन्ड की, तो बाय जेठालाल, अब उसको जो भी 3 महीने 6 महीने 1 साल बाद उस कंपनी से आएगा शेयर है तो डिविडेंड आएगा, बॉन्ड है तो इंटरेस्ट आएगा, तो भी यूनियन गवर्नमेंट वापस आ जाएगी लाट टपका के, तुम इस पे भरो इनकम टैक्स, बिकॉज़ दिस इज योर टैक्सेबल इनकम। तुम जो आप प्रॉफिट पे बेचो उस पे कैपिटल गेन्स टैक्स है, ये जो रेगुलर जो पैसा आता है डिविडेंड का, इंटरेस्ट का, तो उस पे कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं, उस पे लगता है इनकम टैक्स। पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स था, लेकिन कल रात मैंने आपको सिखाया सरकार ने वो बंद कर दिया, तो अब ऐसा है कि वो सारी आपकी डिविडेंड की जो इनकम आ रही है वो आपकी टैक्सेबल इनकम है, उस पे इनकम टैक्स भरो। तो एंटायर शेयर बॉन्ड ट्रांजैक्शन इज सब्जेक्टेड टू दिस मेनी टैक्सेस, आई गिव यू 20 सेकंड, दिमाग में उतारो। अभी प्रश्न होगा डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि तो बाइंग सेलिंग जैसा हो रहा है, तो जीएसटी क्यों नहीं है? देखिए, जब क्लासिफिकेशन की बात आती है तो मैंने आपको कल भी बताया था, अपना सिद्धांत सीधा है कि अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और उसके नीचे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, अगर वो कुछ कलेक्ट कर रहा है तो वो सब हम डायरेक्ट टैक्स ही गिनेंगे। उसमें फिर हम लोग ये नहीं कि बायर सेलर है और तीसरा इसको दे रहा है वगैरह, उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि नाम से ही सीधे ना भाई, अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है तो ले रहा है तो डायरेक्ट टैक्स ही है, वरना तो दूसरा बोर्ड है ना सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, कस्टम्स को दे देता वो। अब समझिए पूरा दिन कितने सारे बायर सेलर, डेली करोड़ों के ट्रांजेक्शन होते हैं शेयर बाजार में, तो ऐसा हर एक को तो ट्रैक करने सरकार बैठी है इनकम टैक्स, और वो लंबा हो जाएगा। तो उन्होंने ये सारा काम सौंप दिया स्टॉक एक्सचेंज को, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पर ये बायर सेलर एक जाता सेकेंडरी मार्केट है, वहाँ से ऑनलाइन सब ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो उनको ही बोल दिया सरकार ने कि देखो हर एक ट्रांजेक्शन पे तुम फीस जोड़ के उनसे सब पैसे लेते देते और काटते रहो, तो हर एक जो ट्रांजेक्शन है 150 रुपए का जो बेचा, मैंने आपको बताया सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगेगा, और ज्यादा नहीं लगता, मतलब समझो 0.1%, 0.2 नहीं लगता है, पर लगता है। तो बीएसई स्टॉक एक्सचेंज विल कलेक्ट, और वो किसको डिपॉजिट करेंगे? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को, जिसके नीचे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इसलिए एसटीटी क्या हुआ? डायरेक्ट टैक्स हुआ। आई गिव 10 सेकंड्स, इसको दिमाग में उतारो। अभी मैं आपको पूरा 1 मिनट देता हूँ, ये लेटेस्ट गुजरात जीपीएससी का सवाल आप पढ़िए, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। थर्टी मोर सेकंड्स, 10 मोर सेकंड्स। हाँ, तो आपको क्या लगता है वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 स्टार्ट। कुंदन, साक्षी, अर्जुन, ऋचा, उत्पल, यश, प्रभाकर, राम, रूही, प्रकाश, जगजीत, आस्था, अनुराग, नेहा, आनंद, ईशा, अमित, छवि, प्रिंसी, सिद्धार्थ, नोआ, राधे, उमर, शमा, नगीना, दीपक, रोहित, प्रशांत, मुनाजा, कौशल, फलक, अटल, सचिन, रौनक, वास्तवी, कैफ, फैजान, अभिषेक, अमल, साक्षी, रोशन, प्रशांत, प्रीति, अभिजीत, ब्रिजेश, सोहन, डॉक्टर एमजे, आदित्य, राजन, आदर्श, करेक्ट आंसर। अभी तो बोला भाई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये डायरेक्ट टैक्स है, तो 2 इज रॉन्ग, तो उस हिसाब से ए चला गया, डी चला गया, बाकी तो 2 करेक्ट बात है। अब इसमें कुछ लोग कि नहीं वो तो एसटीटी अल्टीमेटली इनकम टैक्स का एक आदमी भरता होगा, एक आदमी कहां से पूरा दिन वो जितना बेचा खरीदा वो क्या थोड़ी ट्रेस करता होगा, वो सब कहां, आप एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। तो हमने जेठालाल ने 10 टीवी बेचे, उस पे उसको 20 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो ये सब काउंट करना आसान है, ट्रेस करना आसान है। शेयर बाजार तो ऐसा डेली किसी ने 100 शेयर बेचे, किसी ने 5000 बेचे, तो ऐसा इंडिविजुअल लेवल पे अगर सरकार देखने बैठी तो वो लंबी हो जाएगी, इसलिए सारा काम किसको सौंपा होगा? स्टॉक एक्सचेंज को, कि तुम पकड़ पकड़ के सब बीच में काट देना और हमको सारे पैसे दे देना। इसलिए बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो द आंसर इज बी, 1 and 3 इज करेक्ट। नाउ ये जो एसटीटी और ऐसे जो छोटे-छोटे टैक्स हैं, तो कोई बुक में क्लैरिटी से बोला नहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स है कि नहीं। मैंने तो आपको बताया मेरा क्लासिफिकेशन हमेशा यही है, सीबीडीटी लेता है वो सब डायरेक्ट टैक्स है। तो ये जब एग्जाम में होता है स्वाभाविक है कुछ लोग अलग दिशा में जाएंगे, वकील बन जाएंगे ना, ये तो स्टॉक एक्सचेंज अगर ले रहा है तो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया ना, जैसे जीएसटी तुम्हारा शोरूम का मालिक लेता है सरकार में जमा करता है वगैरह। फिर क्या होगा? फिर सत्य की जीत होगी। तो ऑफिशियल की आंसर क्या है? जवाब है अभी, मैंने पहले भी बोला था बाद में बोला भी है, चैट जीपीटी और ग्रॉक को पूछने मत जाना, उसमें चैट जीपीटी आपको बोलेगा डायरेक्ट है, ग्रॉक बोलेगा इनडायरेक्ट है, तो उसके हिसाब से आंसर की नहीं बनती है, आंसर की प्रोफेसर बनाते हैं अपने दिमाग से। प्रोफेसरों को चैट जीपीटी ग्रॉक उतना आता भी नहीं है, और वो यूज करेंगे तो भी इसको बनाने के लिए वो नहीं करते, वो अलग पूरी प्रोसेस है। तो डोंट, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा आपको, होता क्या है जिनका गलत हो जाता है वो चैट जीपीटी को पूछ के फिर काउंटर में आ जाते हैं, नहीं वो तो ये बोला है, तो भाई चैट जीपीटी इंडिया के मॉडल पे थोड़ी ट्रेन हुआ है, और सारी चीज उसमें है नहीं। एनीवेज, ये जीपीएससी है उसका, आपका ये तो आसान सवाल था, चलो तुमने अभी पढ़ा हमको ठीक लगा।
बट प्रॉब्लम विद जीपीएससी इज टूफोल्ड। एक तो उसका पेपर में 200 क्वेश्चन होते हैं, इकोनॉमी के मैनेजेबल होते हैं, पर तकलीफ ये कि अकेले इकोनॉमी से पास नहीं होगा कट ऑफ। तो उसमें सब गुजरात का कला साहित्य, नदी नाला पर्वत, इतना सब छोटा छोटा पूछते हैं, वो किसी को पता नहीं हो, और वो पता करना हो तो मतलब वो फुल टाइम वही जॉब बना दो आप अपना। तो इट इज बिट डिफिकल्ट, मतलब यूपीएससी वाला हर एक आदमी जीपीएससी करने बैठे तो वो कैजुअली नहीं, उसको बहुत अलग से तैयारी करनी पड़ती है, नदी नाला पर्वत कवि कौन था वगैरह वगैरह, क्योंकि उन्होंने अपने प्रोफेसर अभी तक चेंज नहीं किया, तो पुराने प्रोफेसर पुराना पूछते रहते हैं। दूसरी मुझे एक तकलीफ क्या देखिए, जितने ऑरेंज कलर है ये सारे क्वेश्चन हो गए पोपटलाल कैंसल कैंसल कैंसल, मतलब आप गड़बड़ देखो कितने, एक दो में गिन भी नहीं रहा, कितने सारे कैंसल क्वेश्चन है। इट इज अ चैलेंजिंग एग्जाम एक्चुअली। दे सकते हैं लोग, सिलेक्ट भी होते हैं, सी इन व्हाट हैपेंस इन गुजरात। जो लोग यूपीएससी देते हैं, प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस में गए, इंटरव्यू में गए, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं आ रहा है, तो स्वाभाविक वो देंगे। अब वो देंगे तो वो पहले से यूपीएससी का सब पढ़ रहा है, तो 2-3 साल बाद वो पूरा दिन लक्ष्मीकांत या स्पेक्ट्रम तो रटने बैठेगा नहीं, तो वो क्या, अच्छा ये सब गुजरात का नदी नाला पर्वत में रट लूंगा और अब मैं ये परीक्षा दे रहा हूँ। सेम फॉर एवरी स्टेट, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, कोई भी उठा लो। जब ये लोग सब बोलते हैं 20 लाख फॉर्म भरे, 5 लाख फॉर्म भरे, असल कॉम्पिटिशन समझो उस स्टेट में यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो 5,000 30,000 लोग हैं उसी के बीच है। बाकी जो 5 लाख फॉर्म भरे वो क्या करेंगे, 500 रुपए की गाइड बुक खरीदेंगे, 1 महीने पहले रटेंगे, उनका कुछ होना नहीं है। वो सिर्फ पैदा ही इसलिए हुए ताकि कोचिंग वालों को और किताब बेचने वालों को करोड़पति बना सके। तो डू नॉट लूज होप, दैट इज माय थर्ड मैसेज ऑन टीचर्स डे। ये सब परीक्षा भी आप कर सकते हैं, पर फर्स्ट अटेम्प्ट में सब जगह लंबा नहीं होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट एक बार यूपीएससी ढंग से आप कंप्लीट करो, 2 करोड़ पे सवारी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होनी चाहिए। अनदर थिंग, ये जो एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, इतने सालों में मतलब पिछले 10 12 15 साल में ये मैंने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देखा किसी भी एग्जाम में, इसके बारे में कभी उन्होंने पूछा ही नहीं है। आप पाएंगे अपना हैंडआउट, उसमें ऐसी कई चीजें कि कई सालों तक कुछ नहीं पूछते, फिर एक बार आता है। इट इज नॉट लाइक हिस्ट्री की बुद्धिज्म जैनिज्म हर साल आता है। खैर, तो हमने देखा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, वो क्या था पहले से याद करें, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर ऑप्शन, वो सब रविश कुमार और मेरा वो सट्टा लग रहा था, हमने पढ़ा था वो सब चीज, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ये सब, और बाकी जो भी ऐसी सिक्योरिटी का बाइंग सेलिंग हो रहा है उस पे लगता है। ये प्रॉफिट पे नहीं लगता, सेलिंग प्राइस पे लगता है। सेलिंग प्राइस मान लो 150 रुपए, तो बहुत ज्यादा नहीं, 0.01 से लेकर 2% होता है। वो डिपेंड करता है कौन से प्रकार की सिक्योरिटी है, उस प्रकार से ऊपर नीचे होता है। इसमें सरकार ने नया काम क्या किया 2024 बजट में, फ्यूचर ऑप्शन मार्केट, वो सब कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, वो याद करें आप, रविश कुमार वाला अडानी वाली कोई चीज, उस पे सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया है। उसमें आप कुछ खरीदोगे बेचोगे तो ट्रांजैक्शन पे ज्यादा मांगेंगे, क्योंकि सरकार क्या चाहती है, उस बहाने पब्लिक उस मार्केट से थोड़ा दूर रहे, थोड़ा दूर रहे। तो दैट इज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। दूसरा है कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। कमोडिटी मतलब वस्तु, जैसे गोल्ड है, गैस, ऑयल, व्हीट, राइस, तो इसका जब ऑनलाइन ट्रेडिंग होता है, मतलब एक आदमी ग्रोसरी का मंगाए, ऐसा नहीं, जत्थे में, तो अलग कमोडिटी मार्केट होता है। तो इसमें जो भी नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी है उस पे वो टैक्स लगता है, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। वैसे आपके पास जो ऑयल गैस का भंडार है उसको आपने कहीं रखा है, उसकी रसीद जनरेट की है, उसका ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रहा है, तो वो हुआ कमोडिटी मार्केट, और उसके ऊपर कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स उसके सेल प्राइस पे लगता है। कलेक्टिवली ये जो दो टैक्स है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कलेक्टिवली इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्स। फाइनेंशियल मार्केट है ये सब, और उसमें ट्रांजैक्शन लेन-देन पे लगता है। कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं है, प्रॉफिट पे नहीं लगता है। ट्रांजैक्शन वैल्यू जो भी है सेलिंग प्राइस उस पे लगता है। डायरेक्ट टैक्स, इसको मैंने बताया, 2 कारण है। पहला, क्योंकि सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स में जाता है। दूसरा, कि ये जो लिया जाता है ये 2 टैक्स, उसका कानूनन आधार क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, उसके तहत सेबी सब रेगुलेट करती है, और उसमें ऐसा लिखा है कि अंडर इनकम टैक्स एक्ट दिस विल बी टैक्सेबल, और इनकम टैक्स का सारा डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स तो सीधी बात है, तो फिर डायरेक्ट टैक्स ही हो गया। तो प्रोसेस में नहीं जाना है कि ये किसने लिया दिया, ये सब में मत जाना, वरना डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में आप कंफ्यूज रहेंगे। नाउ, जो भी शेयर बॉन्ड आपने खरीदा बेचा, तो मैंने आपको बताया प्रॉफिट हो रहा है उस पे कैपिटल गेन्स टैक्स है, वैल्यू पर है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो ये दो तो यूनियन की चीज हुई। स्टेट वाले भी आ गए थे, हमको स्टैम्प ड्यूटी चाहिए, ट्रांजैक्शन वैल्यू जो भी मान लो 150 रुपए, उस पे हमको 1 रुपया स्टैम्प ड्यूटी दो। तो स्टेट गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी लेगी, करेक्ट है। स्टैम्प ड्यूटी कहाँ लगती है, अलग अलग जात के एग्रीमेंट्स पे, डील्स पे, कॉन्ट्रैक्ट्स पे। तो चाहे आप शेयर बॉन्ड सिक्योरिटी जो भी कर रहे हो, आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बिल्डिंग वगैरह को बेच रहे हो, उसको रेंट पे चला रहे हो, तो उसका भी एग्रीमेंट होगा, तो उस पे स्टैम्प ड्यूटी लगती है। कुछ जात के लीगल एग्रीमेंट्स, जैसे रेंट एग्रीमेंट, आपने नया होटल शुरू करना है, 2 लोगों के बीच पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ, तो उस पे भी स्टैम्प ड्यूटी लगती है। अब ये जो स्टैम्प ड्यूटी समझो, तो स्टैम्प ड्यूटी है, रजिस्ट्रेशन ड्यूटी है, ऐसा विजुअलाइज करो। तो इसमें प्रॉफिट लॉस का हिसाब नहीं है कि तुमने कितने प्रॉफिट या कितने लॉस पे बेचा, इसके साथ नहीं। ये कहेगा तुम्हारा सेलिंग प्राइस क्या था, उसका इतना परसेंटेज हमको चाहिए। प्रॉफिट में का क्या आता है, कैपिटल गेन्स टैक्स, जो यूनियन गवर्नमेंट मांगती है। अभी यहाँ पर प्रश्न ये होगा, तो भाई बायर मान लो मुंबई में है और सेलर दूसरी जगह पर है, तो कौन कलेक्ट करेगा, इसका हक बनेगा। तो आप समझ, शेयर बाजार के ऐसे ट्रांजैक्शन है जो ऑनलाइन हो रहे हैं, तो इसलिए यूनियन गवर्नमेंट ने जो भी बीएससी एनएससी को काम सौंपा होगा कि तुम कलेक्ट करके हमको दे दो, मतलब यूनियन कलेक्ट करता है या स्टैम्प ड्यूटी, और फिर यूनियन बांट देता है स्टेट्स में। यूनियन कलेक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स टू द स्टेट गवर्नमेंट। आपके तो किसको मिलेगा, यूपी को मिलेगा कि बिहार को मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि डोमिसाइल ऑफ द बायर, जो खरीदार है वो किधर है, यूपी का है तो यूपी को मिलेगा, बिहार का है तो बिहार को मिलेगा। स्टैम्प ड्यूटी शेयर ट्रेडिंग पे लगती है, करेक्ट। किसको मिलती है, बायर का स्टेट कौन सा है। जीएसटी में भी ऐसा ही है, जीएसटी में भी आपने गाड़ी खरीदी तो यूनियन को कुछ पैसा जाएगा, स्टेट को कुछ, तो कौन से स्टेट को जाएगा, बाहर जहाँ पर उसको जाएगा। तो दैट इज वन थिंग। अब यहाँ कुछ लोगों को प्रश्न होगा, तो भाई स्टैम्प ड्यूटी डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है। अब ये सब डिबेटेबल है, उसका मैंने आपको कारण बताया कि स्टेट गवर्नमेंट के 2 डिपार्टमेंट नहीं है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो वो सिचुएशन ऐसी आप पक्का बोल नहीं सकते। चैट जीपीटी कहेगा, ग्ok दूसरा कहेगा। मैंने अपने खुद के प्रोफेसर रोहित शुक्ला साहब, जिनसे मैंने इकोनॉमी पढ़ा, उनको मैंने पूछा, उनका ये कहना है भाई, इसका कोई डेफिनेट जवाब बोलना मुश्किल है, क्योंकि आप प्योरली अगर जाएंगे थियरी के हिसाब से कि इंसिडेंस और इंपैक्ट, तो अलग अलग जात के एग्रीमेंट में क्या होता है, अलग अलग आदमी ने स्टैम्प ड्यूटी की जिम्मेदारी आती है। तो उस हिसाब से क्या आप कहोगे कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म के तहत बह रहा है, या फिर कि उसी के ऊपर बोझ इसलिए वो भर रहा है, वगैरह वगैरह। सो देयर इज नो डेफिनेट आंसर ऑन वेदर इट इज अ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन फिर भी अगर मुझे टिक करना होगा, कोई पिस्तौल दिखा दे, तो मैं इसको डायरेक्ट टैक्स में लिख देता। वेग है ये पूरा टॉपिक, क्वेश्चन नहीं है। तो वी आर डन विद इनकम टैक्स, एसटीटी, सीटीटी देख लिया, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, रॉबिन टैक्स देते हैं। देखिए, मान लीजिए मैं ये यूरो करेंसी को येन युआन में कन्वर्ट करूं, फिर वो येन युआन को डॉलर में कन्वर्ट करूं, सेकंड, और तीसरे दिन मैं डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करूं, मतलब मैं ठहर के बैठूं नहीं, मैं बटरफ्लाई की तरह उड़ता रहूं। तो हर एक मार्केट जो करेंसी एक्सचेंज मार्केट, उसमें वॉलेटिलिटी, अस्थिरता उत्पन्न होगी, क्योंकि जो भी चीज है उसका जो भी भाव चल रहा है, सप्लाई डिमांड का हिसाब है। अब मैं रोज इधर-उधर उछल-कूद करूंगा तो सप्लाई डिमांड का इक्विलिब्रियम बिगड़ता रहेगा, तो करेंसी एक्सचेंज रेट स्टेबल नहीं रहेगा। तो हाउ टू प्रिवेंट दिस, तो जो तितली है उसको आप क्या करेंगे, टैक्स उस पे ज्यादा लगाएंगे, तो ठहर के बैठेगा एक जगह। तो सॉल्यूशन क्या है, जब भी आप करेंसी एक्सचेंज करो, तो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट था, उसने कहा इस पे टैक्स लगा दो, टॉबिन टैक्स, टॉबिन टैक्स। तो हर एक बार ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगेगा, तो आप फिर सोच विचार करेंगे कि क्या सच में मुझे जरूरत है, तो मैं करेंसी कन्वर्ट करूं, वरना मैं ठहर के इधर ही बैठता हूं। तो ऑटोमेटिकली इट विल रिड्यूस द वॉलेटिलिटी इन दी करेंसी एक्सचेंज। वरना क्या होगा कि ये जो अभी चला है $1 का 88, आपको अस्थिरता है, कभी 85 होता है, कभी 90 भी हो जाएगा। पर अगर ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाएंगे तो क्या वो बहुत ज्यादा उसमें अप डाउन रहेंगे। तो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट था जेम्स टॉबिन, उसने कहा ये हर एक बार जो करेंसी एक्सचेंज करे, एक से दूसरे मुद्रा परिवर्तन करे, रुपये का डॉलर करे, एक टैक्स लगा दो, टॉबिन टैक्स या रॉबिन हुड टैक्स, ताकि उसको जरूरत होगी तो वो कन्वर्ट करेगा। क्या भारत में ऐसा टैक्स है?
तो भारत में ऐसा टैक्स है, अपन वो कौन सा, जीएसटी है। जब आप करेंसी कन्वर्ट करते हैं, मान लीजिए एक्सिस बैंक में जाके, तो एक्सिस बैंक आपको एक सर्विस दे रहा है, तो जीएसटी उस पे लगेगा सर्विस पार्ट पे। तो वो रियली डायरेक्ट टैक्स तो है नहीं, क्योंकि जीएसटी तो आप जानते हैं वो तो इनडायरेक्ट टैक्स है, वो तो कोई उसमें कोई डिबेट है नहीं। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहां पर ये डायरेक्ट टैक्स के रूप में लगता है कि आप करेंसी कन्वर्ट करो और आपने खुद ही को सरकार में आपको जमा भी करना पड़ेगा उतना टैक्स। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो इसमें भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स की बहुत लोड लेनी नहीं है, खाली ऑब्जेक्टिव याद रखना। ऑब्जेक्टिव क्या है, यस इट इज ऑन करेंसी ट्रांजैक्शन। और भारत में कैसे लेते हैं, तो भारत में जीएसटी लेते हैं, वो एक जात का, इसको आप समझो टॉबिन हो गया। तो दैट इज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वगैरह। अब इसके बाद जो हमें समझना है, टीडीएस वगैरह चीज समझनी है, वो ठंडे दिमाग से समझते हैं। इंटरेस्टिंग एमसीक्यू थे वो तो हमने सॉल्व कर ही लिए, तो लेट्स जस्ट ब्रेक फॉर 5 मिनट। तब तक आप जो भी पानी पानी फ्रेश हो जाना है, देन वी विल रिज्यूम टीडीएस और बाकी चीजें समझते हैं। more minutes. Thirty more seconds. और फ्रेंड्स आगे बढ़ते बढ़ते वोटिंग लाइन कैन देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो वोट करें। आदिति, अंजलि, अमू, प्रशांत, शिवा, जहीदा, स्नेहा एंड अदर्स। द आंसर इज वी मूव फॉरवर्ड। तो हमने इनकम टैक्स देख लिया, हमने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, टोबिन वगैरह देखा। टीडीएस टीसीएस समझना है। टीडीएस टीसीएस का हिसाब ऐसा है, मुझे हर साल ये दूरदर्शन गुजराती पे वो बजट चर्चा के लिए बुलाते हैं। तो ये जो पैनलिस्ट होते हैं उसको स्वाभाविक कोई भी टीवी चैनल पे आपको जाओ वो पैसे देंगे, तो पैसे वो देंगे 1000 रुपये, क्योंकि सरकारी संस्था है तो सरकारी रेट होता है। लेकिन अब समझो, अब मैं, मुझे बदमाशी सूझे कि मुझे कोचिंग के धंधे में जो पैसा है उसका मैं टैक्स भरूंगा, और यहाँ 1000 रुपये मैं छुपा दूंगा, मैं सरकार को बताऊंगा कि नहीं, बताऊंगा ही नहीं कि मुझे पैसे मिले। तो देन हाउ विल दे फाइंड मी। तो इसे लड़ने का सॉल्यूशन क्या है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस। वो ऐसा है कि अगर वो 1000 रुपये कुछ भी ऐसा फ्रीलांस प्रोफेशनल को पेमेंट कर रहे हैं, उस पर लगेगा 10% टीडीएस। तो यानी वो मुझे 1000 नहीं देंगे, उसमें से 10% यानी 100 रुपये ये डीडी गिरनार चैनल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करेगा, और वो लिख के देंगे जो मुनाल पटेल है उसका पान कार्ड नंबर ये है और उसके ये पैसे हैं, और बाकी के 900 रुपीज़ आउट ऑफ 1000 वो मुझे देंगे। तो मैं फंस गया, क्योंकि मुझे 1000 नहीं, मुझे 100 रुपये कम मिले। वो 100 रुपये मुझे क्लेम करने हैं, तो मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ेगा, पर जाना पड़ेगा मतलब क्या, फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आई हैव टू फिल अ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म टू क्लेम दोज 100 रुपीज़। तो दैट इज कॉल्ड टीडीएस। इससे क्या होता है, जो लोग छुपाते हैं अपनी इनकम, बदमाशी करते हैं, तो उनको ट्रेस करना आसान हो जाता है। आगे तुम कोचिंग वाले, तुम 100 रुपये का टीडीएस मांगे जाओगे नहीं, हमें नहीं जाऊंगा तो भी मेरा पान कार्ड तो उसको पता है ना, पान कार्ड के साथ मेरा एड्रेस सब पता है, तो रेड करने घर पे आ जाएंगे। अब आप समझिए, अगर मैं सिर्फ 12 लाख रुपये मेरी टैक्सेबल इनकम होती, तो हमने देखा ना 60,000 टैक्स भरना था इनकम टैक्स, लेकिन उतना रिबेट है तो टैक्स तो मुझे भरना नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे 100 रुपये दूरदर्शन वालों ने काट दिए, जबकि मेरा तो कोई टैक्स लायबिलिटी है ही नहीं। तो इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या करना चाहिए, वो 100 रुपये जो टीडीएस में कटे थे वो मुझे रिफंड में देंगे, और रिफंड में देंगे विद इंटरेस्ट। एक साल में जो भी बैंक में इतना ब्याज था, तुम्हारा एक साल तक हमने काटा था पैसा, ये लो वापस, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ब्याज के साथ वापस करेंगे। तो दिस इज वन थिंग। सेकंड, मान लीजिए मेरी टैक्सेबल इनकम 16 लाख रुपये होती, तो तब तो रिबेट था नहीं, मुझे 1,20,000 रुपये भरना था इनकम टैक्स। उस केस में क्या होगा, जब मैं फॉर्म भरूंगा तो ये 100 रुपये मेरे एडजस्ट हो जाएंगे, वो लोग मुझे वापस नहीं करेंगे। वो ये कहेंगे देखो तुम्हें 1,20,000 इनकम टैक्स भरना है, 100 रुपये दूरदर्शन वालों ने तुम्हारे नाम के ऑलरेडी जमा कर दिए इनकम टैक्स विभाग में अंडर द टीडीएस। तो इसका जो भी डिफरेंस है, बाकी का जो भी 1,19,000 समथिंग समथिंग उतना तुम भरो। तो इन दैट केस आल्सो टीडीएस इज एडजस्टेड अगेंस्ट योर इनकम टैक्स। तो यानी टीडीएस कोई अलग टैक्स नहीं है, वो आपका एडजस्ट हो जाता है उधर। अब ये तो चल ही रहा था, आज का नहीं तो सालों से चल रहा है। फिर आया इन्फ्लुएंसर्स का जमाना। अब मान लीजिए वन प्लस कंपनी
किसी इन्फ्लुएंसर को 30,000 का फोन दे देती है कि तुम वीडियो बनाओ और तुम ही रखना, या अपने नए फोन लॉन्च इवेंट में उसको बुलाते हैं एरोप्लेन होटल का सब 30,000 का खर्चा करते हैं कि तुम वीडियो बनाना पॉजिटिव सब हमको दिखाओ। तो अगर वो कैश में पैसा देते तो सेम चीज होती, जैसा मुझे दूरदर्शन ने बुलाया तो टीडीएस कटना चाहिए। तो अगर ऐसे इवेंट में OnePlus ने इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया और पैसा देके बुलाया तो कटना चाहिए, पैसा नहीं देंगे, वो फ्री का माल दे देंगे। तो फिर स्वाभाविक ये लोग टैक्स तो भरेंगे नहीं कि भाई हमको कहाँ पैसा तो मिला नहीं, फ्री का माल मिला है, वो दिखाएंगे नहीं, छुपाएंगे। तो क्या करना चाहिए अगेन टीडीएस। वो टीडीएस ऐसे होगा कि कंपनी ने डिक्लेयर करना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि हमने ये जो भी इन्फ्लुएंसर बुलाए थे उनको हमने फ्री बाई के नाम पे मुफ्त में क्या क्या दिया, फोन दिया, प्लेन टिकट, होटल, मान लो 60,000 उसकी वैल्यू है तो उसका 10% क्या होगा, 6,000 रुपये। तो ये OnePlus कंपनी ने 6,000 रुपये उस इन्फ्लुएंसर के पैन कार्ड नंबर को कोड करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 6,000 रुपये देने होंगे। और फिर जब अनलॉक करना है, हाँ, तो जो भी है वो जाके अपना फॉर्म भरे और अपनी बाकी की जो कमाई होगी उसकी यूट्यूब टिकटॉक वगैरह से उसके साथ टैक्सेबल इनकम में एडजस्ट होगा। वो कैसे, वो सब चार्टर्ड अकाउंटेंट काम नहीं पड़ेंगे, हमें बस इतना समझना है कि इन्फ्लुएंसर को भी जो प्रीमियम सब मिलता है उस पे टीडीएस कटेगा। और इस टीडीएस को कहा गया इन्फ्लुएंसर टैक्स, लेकिन आप समझो ये अलग टैक्स तो है नहीं, ये इनकम टैक्स ही है और ये तो टीडीएस है, तो टीडीएस अलग चीज है नहीं। लेकिन न्यूज़पेपर वाले इसको सिर्फ लेबल देते हैं कि इन्फ्लुएंसर टैक्स लगेगा, 10% इन्फ्लुएंसर टैक्स है, वो 10% टीडीएस ही लग रहा है, बट दे हैव गिवन अ नेम टू इट। तो मामला क्या था हमने समझ लिया। अब कुछ लोग इधर भी वकील बन जाते हैं। वकीलों का ये कहना है कि जो फोन दिया वो तो एक पीस है ना, तो उसका 10% थोड़ी होगा भाई, जो फोन है तो उसका वैल्यू तो होगा ना एमआरपी, उसमें गिन के वो कट करेगा और ये आदमी एडजस्ट करेगा तो वो बाकी 10 जगह से कमा रहा है उसके साथ उसकी टैक्सेबल इनकम में एडजस्ट होगा। वो कैसे होगा, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। और भी जगह पर टीडीएस करते हैं। रेहाना अनंत अंबानी की शादी में आके नाच गान करे और उसको अनंत अंबानी मुकेश अंबानी पैसा दे और वो बिना टैक्स भरे भाग जाए तो क्या करेंगे। सेम जो दूरदर्शन ने मेरे साथ किया, टीडीएस काटो। तो अगर आप 50 लाख से ज्यादा का केटरिंग वाला, डीजे बाबू, ये सब जो भी इवेंट प्रोफेशनल है, उनको पेमेंट जा रहा है, तो जो बायर है इस केस में अंबानी फैमिली, उन्होंने उस पे टीडीएस काट के सरकार में जमा करना होगा कि रिहाना की उसका ये है, और फिर रिहाना ने फॉर्म फिल करके वो अपना पैसा निकालना होगा। नहीं निकालेगी तो क्या, हाँ तो जाए, तो इनके पास इतना तो पैसा एक्स्ट्रा ही गया ना। ऐसा नहीं कि हम जाके अमेरिका में रेड करेंगे रिहाना के घर पे, पर टीडीएस के नाम पे कट के जो 5 लाख रुपए आ गए तो इनकम टैक्स बाकी तो मौजी है। अनदर एग्जांपल, आपने बैंक में मान लो जमा किए हैं 1 लाख रुपए, उस पे बैंक वाला आपको ब्याज दे रहा है मान लो 6,000 रुपए, तो इस पर भी उसने आपको 6,000 पे किया इंटरेस्ट। अब बिना इनकम टैक्स भरे भाग गए तो कैसे पकड़ेंगे, टीडीएस काटो। तो ये जो बैंक है वो आपको पूरी रकम देगा, वो मान लो इस पे ऐसा नहीं 10%, इसमें 2-3 टका कम टीडीएस कटेगा, पर कुछ तो कटेगा कि मान लो 60 रुपये काट के सरकार में जमा कर दिया। आपके मैं 60 रुपये लेने जाऊंगा नहीं भाई, मत जाना, पर तुम्हारा पैन कार्ड नंबर भी लिखवाया होगा ना उसने, फिर तो रेट हो ही जाएगी किसी दिन। तो लाइक दैट इवन ऑन बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट देयर विल बी टीडीएस। तब टीडीएस में समझो ऐसा बायर सेलर का हिसाब लेने मत जाना वरना फंस जाएंगे। आपको ऐसा देखना है कि कोई पे कर रहा है और आपको बदमाशी सूझ रही है, आप उसको छिपाना चाहते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि इनकम टैक्स का केस बन सकता है, ऐसे अलग अलग ट्रांजेक्शन पर ये लगता है। अब मान लीजिए भाई साहब ब्रेड बिस्किट खरीदने जाते तो उस पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा क्योंकि इतनी छोटी चीज में इनकम टैक्स के सीन वैसे भी नहीं बनते, उसको पकड़ने के और रास्ते होते हैं। अनदर थिंग, मान लीजिए ये फैमिली ने खुद के बैंक अकाउंट से 1 करोड़ से ज्यादा कैश में विड्रॉ कर दिया। इसका मतलब वो कैश का क्या करना होगा, उसको बिल्डिंग प्रॉपर्टी खरीदनी होगी, लेकिन सीधा बैंक से पैसा देता और बाद में टैक्स भरना पड़े, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, कैपिटल गेन्स टैक्स सामने वाली पार्टी को। तो छुपाने के लिए उन्होंने सोचा होगा कि 1 करोड़ कैश में निकालो, ज्यादा निकालो 5 करोड़ और कैश में दे दो ताकि किसी को पता ना चले और हम कैपिटल गेन्स टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी ये सब बचा सके। तो इसलिए खुद का ही पैसा खुद के बैंक अकाउंट से आप विड्रॉ कर रहे हैं, तो भी सरकार ने कहा इस पे टीडीएस लगा 2 टका। और फिर आपको मतलब मान लो 1 करोड़ आपने विड्रॉ करना तो उसमें 2 टका के हिसाब से जो भी 20,000 या कुछ कट जाएगा। फिर आपके अनलॉक करना है, हाँ तो जाके फॉर्म भरो और उस हिसाब से खुलासे दो कि मैंने क्यों विड्रॉ किए थे और क्या काम था मुझे। तो इधर भी टीडीएस लगेगा। इसमें बायर सेलर वाली चीजों में आप मत जाना वरना फंस जाओगे। आपको मेजर एग्जांपल मैंने बताया उतना याद रखना है। आप कार खरीदते हैं तो जीएसटी लगता है। आप पाएंगे कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं टेकिंग न्यू डिलीवरी ऑफ सरप्राइज कार, दिस ड्रीम कार, दैट कार, इतनी पॉश कार कमा रहे हैं, तो इनकम टैक्स भरते हो कि नहीं हमें चेक करना है, ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सोचेगा। लेकिन यहाँ तो ये बायर है ना, तो फिर टीडीएस वाला कंसेप्ट लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस केस में सरकार मांगती है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टीसीएस समझते हैं। देखिए अभी तो कार का जीएसटी चेंज होकर 40 हो गया, पर ये तो पुराना डेटा है, तो अब सिर्फ फिलोसॉफी समझो उसकी कि आप 1 करोड़ की कार लोगे, उसके अभी तो 40 लगता है, पहले 28 था, तब की स्लाइड चेंज करनी मेरी रहेगी, तो खैर मान लो 28 जीएसटी है। तो आप बायर हैं, आप शोरूम के मालिक को कितना दोगे, 1.29 सीआर, उसमें से जीएसटी वो आदमी शोरूम का मालिक सरकार में जमा करेगा इनडायरेक्ट टैक्स। ये तो चल ही रहा है। लेकिन सरकार क्या चाहती है कि तुम ये जो 1 करोड़ की गाड़ी खरीद रहे हो, व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इनकम, तुम इनकम टैक्स भरते हो कि नहीं, इतना पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लाटअप किया जाएगा, लेकिन वो टीडीएस तो मांग नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर दूरदर्शन जैसा नहीं, यहाँ उल्टा केस हो रहा है कि कोई कुछ और जा रहा है। तो वो कहेंगे देखो इस पूरे ट्रांजेक्शन पर 1% टीसीएस लगेगा, मतलब 1 करोड़ की कार है तो कितना 1% होगा, 1 लाख रुपीज। तो यानी ये जो 1 करोड़ की कार थी बराबर, उस पर आप ध्यान दीजिए 28 लाख जीएसटी है, तो 1 लाख एक्स्ट्रा चलेगा टीसीएस, तो इसलिए देखो 29 हो गया। तो 1 करोड़ 28 लाख जो जीएसटी है प्लस 1 लाख जो टीसीएस है, इतनी मोटी रकम शोरूम का मालिक आपसे लेगा और उसमें से 1 लाख रुपए वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगा, बाकी 28 लाख रुपए जीएसटी विभाग को देगा, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन कस्टम को देगा। अब ये आदमी फंस गया, तो फिर वो जाएगा फॉर्म भरेगा तो फिर उसकी इनकम टैक्स लायबिलिटी में एडजस्ट हो जाएगा कि मान लो वो कहे मैं तो 16 लाख की कमाता था, 16 लाख कमाते थे तो करोड़ की कार कैसे लियो, कहे मैं लोन पे ली थी, कोई बात नहीं, तो फिर आपको इनकम टैक्स 1.20 बनना था 16 लाख पे, तो 1 लाख रुपए उसके साथ एडजस्ट कर लेंगे ये लोग इनकम टैक्स वाले। तो दैट इज टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये सभी जगह नहीं लगता है, ऐसा नहीं कि हर एक आप आईफोन लो तो इस पे टीसीएस नहीं, ये सिलेक्टेड ही चीज है। ये लगती है मेरे ख्याल से 2 बड़ी चीजों पे लगती है, तो ये था पॉश कार आप खरीदते महंगी वाली करोड़ रुपए वाली, और दूसरा फॉरेन जाके आप क्रेडिट कार्ड स्पेंड करते हैं, उसके अंदर कुछ चीजें थी लेकिन वो सब अभी जटिल नहीं करना, थर्ड पिलर में हम लोग देखेंगे करेंसी एक्सचेंज में। अभी पूरा आपके हैंडआउट में ग्राफिक्स भी दिया है, वो आप देख लेना। तो जो बायर या पेयर है वो टीडीएस काटता है। जैसे देखिए दूरदर्शन क्या था, मेरी सर्विसेज को बाय कर रहा था एज अ टीवी पैनलिस्ट, तो उसने काटा। कुछ कुछ केस में सेलर, जैसे ये पॉश कार बेचने वाला जो शोरूम का मालिक था, वो काटता है, उसे आप क्या कहेंगे, टीसीएस, क्योंकि वो बायर नहीं है, वो सेलर है। हालांकि जरूरी नहीं है कि हर एक ट्रांजेक्शन पे टीडीएस टीसीएस लगे, या अपने आईफोन या उस पे लगेगा, इस पे लगेगा, ऐसा हर जगह नहीं लगता। कुछ कुछ ट्रांजेक्शन जहां सरकार को लगता है गड़बड़ बढ़िया ट्रेस करना है, ओनली दोस ट्रांजेक्शंस आर सब्जेक्ट टू आइदर दिस और दैट। देखिए जब दिवस है तो आप कहेंगे रात नहीं है, और जब रात है तो आप कहेंगे दिवस नहीं है। तो इसका मतलब अगर कोई ट्रांजेक्शन ऐसा है जिस पे टीडीएस लगता है
तो फिर उस पे टीसीएस नहीं लगेगा। दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकती, एक ही दिन भी और रात भी ऐसा नहीं हो सकता। उसी तरह एक ही ट्रांजेक्शन पर टीडीएस भी लगेगा, टीसीएस भी लगेगा, ऐसा नहीं है। कुछ पे टीडीएस लगता है और कुछ दूसरे हैं जिस पे टीसीएस लगता है। फिर कुछ लोग और वकील बन जाते हैं कि भाई बैंक डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट मिला तो उस पे टीडीएस क्यों बोला, टीसीएस क्यों नहीं बोला, यूनिवर्सिटी वाले पे टीडीएस क्यों बोला, ये वो। भाई तो तुम सरकार को सजेशन दे दो कि किसको क्या बोलना है, जब वो चेंज करेंगे तो हम पढ़ेंगे। गिन के 4 या 5 हज़ार के ट्रांजेक्शन याद रखना है, उसके बियॉन्ड एमसीक्यू बनता नहीं, उतना तो वो पूछेगा तो आईएएस का पेपर नहीं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का पेपर हो जाएगा। तो नीड नॉट वेस्ट टू मच ब्रेन ऑन दिस। अब जो 2025 का बजट था, मैंने आपको बताया जो ट्रम्प उसका 50% टैक्स भारत की चीज़ों पे लगेगा, तो सरकार क्या चाहती है, लोकल कंजम्पशन बढ़े। तो इसके लिए तो क्या किया, पहले 7 लाख तक टैक्स नहीं था, अभी 12 लाख तक टैक्स नहीं, अभी जीएसटी भी सरल किया, रविवार को देखेंगे। तो उसी तरह सरकार ने 2025 बजट में क्या किया, ये जो टीडीएस टीसीएस के अंदर भी रैशनलाइजेशन किया। मतलब क्या, मान लीजिए पहले टीडीएस में आपका 10% लॉक हो जाता था, अब कहने नहीं 5% ही टीडीएस काटो, ताकि आदमी के पास ज्यादा पैसा है कि मेरे पास 1000 की जगह 900 रुपए आते थे, तभी क्या 950 आएंगे, ऐसा कुछ हो जाए, ताकि मैं ज्यादा शॉपिंग कर पाऊं, लोकल कंजम्पशन बढ़े, भले अपने एक्सपोर्ट डाउन हो जाएंगे बिकॉज ऑफ ट्रम्प। तो ये कारण से कुछ सुधार किया। व्हाट एग्जैक्टली आर दोस रिफॉर्म्स, क्या टीडीएस टीसीएस में एग्जैक्ट परसेंटेज चेंज किया, वो अपने एग्जाम में काम का नहीं, विल नॉट वेस्ट टाइम। ऐसा कभी भी उन्होंने आज तक पूछा नहीं कि टीडीएस के रेट पूछो, तो हम दिमाग खर्चा नहीं करेंगे। तो 2A1 मतलब इनकम टैक्स और बजट वाला जो हैंडआउट था वो कंप्लीट होता है। 2A2 हैंडआउट जो जीएसटी वाला, वैसे मैं आज ही अपलोड कर देता अगर सरकार ने जीएसटी में बदलाव नहीं किए होते, पर क्योंकि उन्होंने बहुत बदलाव किए तो वो बदलाव भी कोई बड़ी चीज नहीं, पर क्या मुझे सब जगह एडिट करना पड़े, टेबल है उसको डिलीट करके नया लगाना पड़े, फिर उससे क्या होता है सब स्पेस अलाइनमेंट चला जाता है, तो पेज ब्रेक क्लिक करने पड़े और उसके एक शांत दिमाग चाहिए। खास कर ये अच्छा ये जगह ये है, ये ग्राफिक्स में मुझे कुछ एडिट तो नहीं करना है, सो इट टेक्स टाइम। तो इसलिए मैं आज नहीं करा, कल तो वैसे भी अपना क्लास नहीं है, कल इसकी टेस्ट इनकम टैक्स वाली की, परसों मैं करूंगा रविवार को। सो संडे 7 PM आई विल अपलोड दिस जीएसटी हैंडआउट। हालांकि अभी अपने पास 10 मिनट है, तो थोड़ा बेसिक चीज हम पढ़ लेते हैं विदाउट द नेक्स्ट हैंडआउट, ताकि रवि और सोम को अपनी इतना टाइम वहां पर ज्यादा रहे बाकी चीज पढ़ने के लिए। तो वो नेक्स्ट 10 मिनट विल अंडरस्टैंड वेरी वेरी बेसिक थिंग्स अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स। हैंडआउट तो मैं अपलोड करूंगा संडे को। तो वापस से सिंपल एग्जांपल, मैंने आपसे कोचिंग फी ली 100 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो उसमें 18 रुपीज मैंने आपसे लिए सरकार में मैं जमा कराऊंगा जीएसटी, तो बचा कितना मेरे पास 82 रुपीज। फिर मैं कोई मेरा स्मार्ट बोर्ड लाइट बिल फोन बिल का खर्चा है 72 रुपीज, तो बचा वो मेरा है 10 रुपीज, वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट पे क्या लगेगा, इनकम टैक्स। इस पे कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि ऐसा नहीं कि शेयर बाजार जैसा है, ये तो नॉर्मल सा अपना बिजनेस है जिसमें रोज काम करना है। तो इनडायरेक्ट टैक्स हम जानते हैं कि आप वो व्यापारी को देते हैं, व्यापारी सरकार में जमा करता है, उसमें टैक्स इंपैक्ट और इंसिडेंस की जो थियरी थी मैंने 18 को पढ़ाई थी, उसको मैं रिपीट नहीं करा, वो एक अलग बात थी। और डायरेक्ट टैक्स क्या है कि जो इनकम टैक्स मैं कमा रहा हूं मैं नहीं भरना है, तो दैट इज डायरेक्ट टैक्स सच एज इनकम टैक्स। अभी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो कौन कौन से याद रखेंगे हम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है कस्टम्स ड्यूटी, सीमा शुल्क। फिर ये पेट्रोल डीजल ऐसे 5 हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स हैं, उस पे जीएसटी नहीं लगता, अगर वो भारत में आपने पैदा किए तो उस पे लगती है एक्साइज ड्यूटी। उसके अलावा बाकी जितनी चीजें हैं गुड्स एंड सर्विसेज उस पे लगता है जीएसटी। विमल गुड के का सीन अलग है, टोबैको प्रोडक्ट पे ऐसा जीएसटी भी लगता है और एक और टैक्स लगता है जिसका नाम है एनसीसीडी, नेशनल कैलेमिटी एंड कंटिजेंट ड्यूटी। तो दीज आर द 5 मेजर इनडायरेक्ट टैक्सेस। इतनी है, फिर और छोटे छोटे बहुत सारे स्टेट के भी हम ऐड करेंगे, पर यूनियन की बात करें तो ये सीन है। आई गिव यू 20 सेकंड, एक बार लिस्ट दिमाग में उतारो। रात को 2 बजे पूछे तो भी ये लिस्ट याद होनी चाहिए। अभी जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसके दो प्रकार होते हैं। जब आप गाड़ी में पेट्रोल डीजल भराते हैं तो उस पे एक्साइज ड्यूटी लगती है। एक्साइज ड्यूटी क्या है, वो परसेंटेज नहीं होता, वैसे पर लीटर 20 रुपीज, यानी जत्थे के हिसाब से लगती है, परसेंटेज नहीं। आप समझिए परसेंटेज क्या है, 5% 20 ऐसा नहीं है, कितने लीटर है उसका इतना रुपया, स्पेसिफिक टैक्स पर यूनिट। ऑन द अदर हैंड, मान लीजिए आपने पेप्सी कोला कुछ खरीदा, आपको सीसी स्लैब चेंज हो गई तो पुरानी स्लाइड है, मान लो 28% है, तो क्या कहता है तुम्हारा पेप्सी कोला 100 रुपए का है तो उस पे 28 रुपए टैक्स चढ़ेगा परसेंटेज के हिसाब से। वो ये नहीं बोला कितने मिलीलीटर की बॉटल है, कितने लीटर की बॉटल है। तो कुछ ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स हैं जो प्रोडक्ट की वैल्यू पे मांगे जाते हैं, ना कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी पे। अगेन आई गिव 20 सेकंड, इसको दिमाग में उतारिए क्योंकि कंसेप्ट अभी आगे और उसको यूज करना है हमें। हम्म, तो क्वांटिटी के हिसाब से लगता है, कुछ जगह परसेंटेज के हिसाब से लगता है। आपके तो दो जात के क्यों रखे भाई, सब पे सेम रखो, आसान रखो, जीवन को टैक्स को सरल रखो, देयर इज अ रीजन फॉर दैट। मान लीजिए एक नैनो कार बनाने का कॉस्ट प्राइस टाटा कंपनी के लिए 60 रुपये और वो चाहती है मुझे 40 रुपये का प्रॉफिट हो, तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए 100 रुपये। और मान लीजिए इस पे जीएसटी सरकार का 18% होगा, तो कस्टमर ने कितना देना है, 100 रुपये प्राइस है, 18 जीएसटी 118 देने। दिस इज सिचुएशन 1, ओरिजिनल सिचुएशन। अब अगर सरकार मान लीजिए जीएसटी 18 से बढ़ा के 28 करे, तो प्रोडक्ट का भाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो दो बातें हो सकती हैं। मान लीजिए टाटा ये सोचे कि एक तो आजकल कोई गाड़ियां कम खरीद रहा है, तो मैं अगर जीएसटी बढ़ा उस हिसाब से प्राइस बढ़ा दूंगा तो कस्टमर और कमाएंगे। तो ये कहते देखो मैं प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस तो कम नहीं कर सकता, जो भी उसमें स्टील प्लास्टिक ग्लास रबर लगता है कार में 60 रुपये का कॉस्ट प्राइस है, लेकिन मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कर देता हूँ कि पहले मैं 40 रखता था, अभी मुझे 32 रुपये कमाने। तो फिर सेलिंग प्राइस क्या होगा, 92 रुपीज। तो फिर जीएसटी जो सरकार ने बढ़ा दिया कितना, 28%, लेकिन अब 92 का 28% करो तो जवाब उतना है 118। तो यहाँ पर टाटा कंपनी ने जीएसटी बढ़ने के बावजूद भी जनता पे आगे बोझ नहीं बढ़ने दिया, फॉरवर्ड नहीं होने दिया, खुद पे ही बोझ ले लिया, सहन कर लिया कि मैं प्रॉफिट मार्जिन कम करता हूँ ताकि फाइनल प्रोडक्ट का भाव नहीं बढ़े। इसको हम कहते हैं बैकवर्ड शिफ्टिंग ऑफ द टैक्स बर्डन, खुद पे ले लेना, आगे कस्टमर पे फॉरवर्ड नहीं करना। ये 20 सेकंड टेबल दिमाग में उतारो, फिर आगे और बढ़ते हैं। अभी मान लीजिए टाटा के नहीं प्रोडक्ट का प्राइस में बढ़ाऊंगा, मुझे अपना प्रॉफिट मार्जिन कम नहीं करना है, तो कॉस्ट प्राइस तो सेम ही है, जो भी प्लास्टिक रबर सब लगा 60 रुपये का। प्रॉफिट मार्जिन टाटा चेंज नहीं करेंगे कि पहले भी 40 था अभी भी 40 ही है, तो सेलिंग प्राइस चेंज नहीं होगा, 100 रुपये रहेगा। और सरकार ने जीएसटी तो बढ़ा दिया, पहले 18 था अभी 28 किया, तो अभी कस्टमर 100 रुपये का भरेगा, सेलिंग प्राइस 28 बढ़ेगा, जीएसटी तो भाव बढ़ जाएगा 128। तो इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड शिफ्टिंग ऑफ द टैक्स बर्डन, क्योंकि कंपनी ने आगे धकेल दिया, कस्टमर पे आगे धकेल दिया। 10 सेकंड इसको दिमाग में उतारो। तो अब आपको प्रश्न होगा तो फिर बैकवर्ड शिफ्ट कब होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट कब होता, वो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट का क्या नेचर है, क्या डिमांड है। मान लीजिए पेप्सी कोला है, चॉकलेट है, तो ये तो ऐसा है कि आप नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे, नॉन एसेंशियल है, और इसमें बहुत सारे राइवल ब्रांड्स भी हैं, सस्ते वाले भी महंगे वाले भी। तो अगर इस केस में मान लीजिए सरकार 100 की जगह मतलब जो 18 की जगह 28 बढ़ाए,
तो कंपनी क्या करेगी कि नहीं, कस्टमर पे मैं बोझ बढ़ाऊंगा तो खरीदेगा नहीं, इसलिए मैं खुद पे सेंड कर लेता हूँ, अपना प्रॉफिट मार्जिन कम रखता हूँ, यानी वो क्या करेगा, बैकवर्ड शिफ्ट। ऑन द अदर हैंड कोई ऐसी चीज एसेंशियल कमोडिटी जैसे दवाइयाँ है, मिल्क है, इस पे टैक्स भी पड़ेगा, तो भी आपको जबरदस्ती खरीदना तो पड़ेगा, एसेंशियल चीज है, तो उस केस में कंपनी अपना प्रॉफिट मार्जिन नहीं कम करेगी, वो महंगाई कर देगी कि पब्लिक जाएगी कहाँ, आएगी ना, लेना तो पड़ेगा। ऐसा एक और चीज है एडिक्शन, कि मुझे डेली फूड का चाहिए, ऐसी जो पब्लिक है, तो फिर टाटा बैकवर्ड शिफ्ट क्यों करेंगे, फॉरवर्ड शिफ्ट करेंगे कि भाई तू जब मार के आने तो है ही मेरे गले पे। तो इसलिए कौन से में फॉरवर्ड शिफ्ट होगा और कौन से में बैकवर्ड शिफ्ट होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, सप्लाई एंड डिमांड पे। चलो सप्लाई तो एक तरफ है, जो है वो सप्लाई है, डिमांड तो इस पे है ना, टॉफी है, कोला है, गुटखा है, क्या है, तो इस हिसाब से इनके ग्राफ बनते हैं, सप्लाई डिमांड के सब ग्राफ होते हैं, वो क्या है वो हम नहीं पढ़ेंगे, उसका कारण क्या है कि सप्लाई डिमांड और इलास्टिसिटी के ग्राफ्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का मुद्दा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने 2023 में पढ़ा था 2 लेक्चर, उसके बाद मैंने पढ़ा था, क्यों पिछले 13-14 साल में यूपीएससी ने सिर्फ 2 बार पूछा है। आपको चिंता नहीं करनी, आपके पास फ्री टाइम है तो मेरी प्रोफाइल पे जाके वो 2 क्लास देख लेना, अभी नहीं, एग्जाम जब आए उसके 2 हफ्ते पहले, तो इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में जाने रहे। लेकिन जो फिलॉसफी थी मैंने आपको बता दी कि वो सप्लाई डिमांड और उसकी इलास्टिसिटी, लचीलेपन पे, लचीलापन क्या है कि जैसे दवाइयाँ हैं तो आप उसकी इलास्टिसिटी प्राइस के हिसाब से नहीं रहेगी, आपको खरीदना ही पड़ेगा जबरदस्ती, तो उसका अलग रहेगा वगैरह वगैरह। तो इस पे एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन आप पहले तो पढ़ लीजिए, मैं गिव यू पूरा 1 मिनट, जवाब भी मैंने टिक कर दिया कि बोनो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, फिर इसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो शब्द है बर्डन ऑफ टैक्स, वो बोल क्या है, फॉरवर्ड शिफ्टिंग या बैकवर्ड शिफ्टिंग, कि बोझ किस पे जाएगा। तो बर्डन ऑफ टैक्स जब बोला जाता है वो ये कहता है कि किस पे बोझ जाएगा, आगे पास किया जाएगा या कंपनी खुद पे रखेगी। तो मान लीजिए सरकार का जीएसटी हम कंपनी से लेंगे या हम जीएसटी से लेंगे, इसका इंडिपेंडेंट है ना, कि ये तो इस पे डिपेंड करता है, कंपनी का डिसीजन कब होगा कि मुझे प्राइस बढ़ाना है कि प्रॉफिट मार्जिन कम करना है, वो इस पे डिपेंड करेगा कि ये एसेंशियल चीज है या नॉन एसेंशियल चीज है, उस हिसाब से वो सोचेगा। तो अकॉर्डिंगली पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि वो बायर या सेलर किस पे मांगा जाता है उस पे निर्भर नहीं है, दैट इज करेक्ट, वो इस पे निर्भर है कि सप्लाई डिमांड का स्लोप क्या है। तो आंसर इज बोथ करेक्ट। ये मैंने नहीं पढ़ा था क्योंकि ये सब असल में माइक्रो इकोनॉमिक्स की दिशा में जाता है और इतना नॉर्मल अपनी पढ़ाई में या एग्जाम में है नहीं। खैर इसने पूछा, मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगले साल मान लो और एडवांस पूछे तो क्या करना है, स्किप कर देना है। ये असल में समझिए आईएएस में नहीं पूछा इन्होंने, सीएपीएफ में पूछा, सीडीएस सीएपीएफ ऐसी परीक्षा है उसमें वो माइक्रो इकोनॉमिक्स भी ज्यादा फ्रीक्वेंटली और ज्यादा मात्रा में पूछते हैं, सीडीएस सीएपीएफ और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दोस एग्जाम तो दिमाग खर्च करना चाहिए अपने लिए, इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट बेनिफिट किसके और हम ग्राफ से इसको और आराम से समझे, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज नॉट वारंटेड। अगर ठीक हो तो ठीक करना, नहीं तो इसको स्किप कर देना है अगर आईएएस में पूछे। अब हमारा ओरिजिनल मुद्दा तो ये था कि इनडायरेक्ट टैक्स 2 जात के हैं, एक्साइज ड्यूटी वो लीटर के हिसाब से लगती है, लेकिन जीएसटी है वो सोडा कैन पे कितना लीटर है उस पे नहीं लगती, वो परसेंटेज पे लगती है। तो जब वैल्यू पे लगती है, परसेंटेज पे लगती है, तो उसे हम कहते हैं एड वैलोरम टैक्स। तो जीएसटी इज एन एग्जांपल ऑफ एड वैलोरम टैक्स, क्योंकि प्रोडक्ट की वैल्यू पे लगता है, क्वांटिटी पे नहीं। और हमें ये सवाल था कि भाई तो 2 जात के क्यों रखे, सबको परसेंटेज का ही मांगो ना। ये ऐसा स्पेसिफिक टैक्स पर यूनिट जब भी होता है ऐसे टैक्सेस में, मान लीजिए सरकार ये कहे कि 20 रुपए से बढ़ा के हम 22 रुपए करेंगे, तो इस केस में फॉरवर्ड शिफ्टिंग इज मोर लाइकली टू हैपन। उसके 2 कारण होंगे कि सरकारी मांगती होगी, वो प्रोडक्ट भी ऐसे होंगे कि वो एसेंशियल होंगे, इसलिए जब मार्केट खरीदेगा तो कंपनी भी सोचेगी हाँ तो भाई तू अब टैक्स भी तू ही भर, तो फॉरवर्ड शिफ्टिंग इज मोर लाइकली टू हैपन। इससे फायदा क्या होगा कि पब्लिक पेट्रोल कम यूज करे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेट्रो बस इसमें जाए, एक एक व्हीकल ना चलाए, इस कारण से एक्साइज का ऐसा स्ट्रक्चर है। आप कहे तो फिर मिल्क का भी ऐसा स्ट्रक्चर रखो, तो सरकार ऐसा नहीं चाहती कि पब्लिक दूध कम पिए, जिस दिन सरकार ने पब्लिक दूध कम पिए ऐसा हम चाहते तो वो उसमें कर देंगे। तो फॉरवर्ड शिफ्टिंग इज मोर लाइकली टू हैपन हियर। ऐसा और भी है, सिगरेट में भी ऐसा है, सिगरेट का अंदर होगा कि 10 का पैक है तो उस पे इतना एक्साइज है या जो भी टैक्स है वो करेंगे। हालांकि उसके बाद अब तो जीएसटी हो गया तो सिस्टम बदल गई और उसमें भी सेस कुछ लगते हैं जत्थे के हिसाब से चढ़ते हैं। फिर उतना सा दिमाग नहीं खर्च करना, हमें समझना यह है कि क्वांटिटी के हिसाब से जो टैक्स लगते हैं जैसे एक्साइज ड्यूटी वो क्यों लगाए जाते हैं, ताकि उसमें फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो सके। तो लीकर है, टोबैको है या पेट्रोल है, पब्लिक उसका कंजम्पशन थोड़ा कम करे क्योंकि सेलर फॉरवर्ड शिफ्टिंग करेगा, इसलिए ऐसा किया जाता है। आपके तो फिर सोडा कैन पे भी यही करना चाहिए, पब्लिक पेप्सी सोडा पी के उसका सब ओबेसिटी मोटापा बढ़ा है, आई एग्री, वो करना चाहिए, पर उन्होंने नहीं किया। तो अभी क्या मैं सजेशन लिखूंगा तो नहीं करने वाले, आप सजेशन लिखे नहीं करने वाले, मैं उसको ऐसे सोचूं भाई कि ये पेप्सी और कोका कोला की लॉबी का प्रेशर इतना होगा इसलिए नहीं कर रहे वगैरह वगैरह। तो ये जो वाई पार्ट है उसमें नहीं जाना है, वो सब ओपिनियन वाली बात है। नेक्स्ट थिंग, ये जो इस टाइप का है तो आपके हर एक में ऐसा ही प्रोडक्ट कर देते हैं कि मान लीजिए पेप्सी कोला पे भी सरकार ने ये करना चाहिए कि वैल्यू के हिसाब से नहीं, क्वांटिटी के हिसाब से। 100 ml का कहना है इस पे 20 रुपए टैक्स लगे, ऐसा कर दो, परसेंटेज में मत मांगो। लेकिन उसमें तकलीफ ये होगी कि आपने इंस्पेक्टर खड़े करने होंगे पेप्सी और कोका कोला की फैक्ट्री के आगे, वो डिब्बा गिनेगा, एक डिब्बा दूसरा डिब्बा इतना तो इतना आप भरो। तो अब ये कंपनी बचाना चाहिए तो वो उसको रिश्वत दे देगी इंस्पेक्टर को, तो बहुत सारा इंस्पेक्टर राज लिटिगेशन ये सब चलेगा। दूसरी इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि मान लो ये पेप्सी कोला का कैन है, अब कैन इतना बड़ा होता है, असल में उसमें 200 ml ही रखा है, और आपको लगे ऐसा कि 300 ml है, तो फिर ये रोकेगा कि नहीं तो ऐसा है, फिर वो कहेगा नहीं तो इसमें ऐसा था, फिर वो कोर्ट में 10 साल केस चलेगा। इसलिए हर प्रोडक्ट पे क्वांटिटी के हिसाब से इनडायरेक्ट टैक्स मांगना प्रैक्टिकेबल नहीं है। तो एकदम जो बहुत खराब चीज़ है जैसे पेट्रोल डीजल एनवायरमेंट के लिए, सिगरेट हेल्थ के लिए या दारू शरीर के लिए, समाज के लिए, उसी पर ऐसे क्वांटिटी के हिसाब से टैक्स मांगे जाते हैं। बाकी जितना भी वो सब एड वैलोरम या परसेंटेज के हिसाब से मांगते हैं। तो दैट इज डन। सो स्पेसिफिक वर्सेस एड वैलोरम हमने देख लिया, स्पेसिफिक क्वांटिटी वर्सेस एड वैलोरम। उसके बाद अब 5-10 मिनट का काम इसको खत्म करते हैं। एक्सटर्नलिटी मैंने आपको बताया था कि सीमेंट कंपनी का मालिक है वो तो खुश है, उस पर मजदूर है वो भी खुश है कि मुझे रोजगार मिल गया, आजू बाजू की पब्लिक ना खुश है कि हमारी हेल्थ खराब हो रही है, तो ये क्या नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। तो हम इस सीमेंट कंपनी के मालिक पे ज्यादा इनकम टैक्स चढ़ा देंगे, नॉट पॉसिबल। मैक्सिमम स्लैब क्या 30%, आप दूध बेच के कमाओ या दारू बेच के कमाओ या कुछ करके, अगर वो टैक्सेबल इनकम टैक्स स्लैब में आता है तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में आप फर्क कर सकते हैं कि जैसे सिगरेट जो हेल्थ के लिए खुद की और दूसरों के हेल्थ के लिए खराब है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, उस पे ज्यादा टैक्स कर लो, 40। अल्कोहल उस पे जीएसटी ने जो भी एक्साइज लगा कर दो 40। पेट्रोल डीजल पे भी बहुत ज्यादा 50% जितना तो टैक्स है अगर आप जो क्वांटिटी को परसेंटेज में कन्वर्ट करें, तो ये सब जगह पर हमने ज्यादा टैक्स लगाए हैं। सो यस, इनडायरेक्ट टैक्सेस में एक फैसिलिटी है कि नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट करने वाली कंपनियों पे आप ज्यादा लगा सकते हैं।
एक इंग्लिश मतलब ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था आर्थर पिगू, उसने ये सब सजेस्ट किया था। इसलिए जब भी हम पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री, हेल्थ के लिए खराब इंडस्ट्री पे ज़्यादा टैक्स लगाते तो जो ये जीएसटी वगैरह, तब हम कहते हैं कि ये पिगुवियन टैक्स है, पिगुवियन टैक्स। तो पिगुवियन टैक्स इज नॉट अ सेपरेट टैक्स, इट मीन्स कि जो भी टैक्स लगाओ पेट्रोल पे एक्साइज या जीएसटी ऑन सिगरेट्स या कुछ, वो ज़्यादा लगाओ बिकॉज़ इट इज कॉजिंग नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। डायरेक्ट टैक्स का बेस नैरो है। मान लो ये पूरा इनकम पिरामिड में जो नीचे 15 सेंटीमीटर लेंथ है, लेकिन हमने देखा भाई 12 लाख तक तो भरना नहीं है, तो सिर्फ 5 सेंटीमीटर तक की विड्थ में आप कलेक्ट कर रहे हैं। सो डायरेक्ट टैक्स है नैरो बेस। इनडायरेक्ट टैक्स है वाइडर बेस, क्योंकि जीएसटी जो है तो हर एक को भरना पड़े, छोटा गरीब आदमी भी दुकान से खरीदे, अमीर भी, बिकॉज़ इट इज एम्बेडेड इन द प्राइस। तो इनडायरेक्ट टैक्स है वो वाइडर बेस, ज़्यादा लोगों से, ज़्यादा के सभी लोगों से कलेक्ट किया जाता है। तो मेरिट्स या फायदे क्या है इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी के? दे आर कन्वीनिएंट टू कलेक्ट, क्योंकि जो ट्रेडर है, दुकानदार, वो आपसे कलेक्ट करके सरकार में जमा करता है और सरकार उसको कोई सैलरी नहीं देती, यानी कि वो एक ऑनररी टैक्स कलेक्टर है। यहाँ ऑनररी मतलब बहुत, ऑनर शब्द जो प्रतिष्ठा, ऐसा नहीं, मुफ्त में जो काम कर रहा है बिना सैलरी लिए। सो एवरी शॉपकीपर इज एन ऑनररी टैक्स कलेक्टर और जीएसटी, इसलिए सरकार सबसे जीएसटी ले सकती है, सबसे इनकम टैक्स नहीं ले सकती, वरना बहुत सारे अधिकारी रखने पड़ेंगे तो सैलरी ज़्यादा जाएगी। इट इज वाइडर बेस बिकॉज़ एवरीवन इज कवर्ड। बट ये जो जीएसटी वगैरह, दे आर रिग्रेसिव इन नेचर, क्योंकि वो गरीब की इनकम का ज़्यादा परसेंटेज खा सकता है कंपेयर टू रिच पर्सन। वो क्या था 18 अगस्त के लेक्चर में हम समझ चुके हैं रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव क्या है। चौथा या पांचवा नुकसान, मान लीजिए टाइगर बिस्किट का जीएसटी 12 से बढ़ा के 18 करे, तो क्या सेल बढ़ेगी, कम होगी, या पब्लिक बिस्किट की जगह केक बिस्किट खाना शुरू करेगी? तो यहाँ पर आप फाइनल कलेक्शन सरकार का क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, इसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। तो गवर्नमेंट रिमेन्स अनसर्टेन अबाउट द एक्चुअल कलेक्शन। आप समझिए इनकम टैक्स कैसा है कि सरकार को पता है, मान लो टीसीएस के अंदर 1 लाख लोग काम करते हैं और उसके अंदर जो 20,000 लोग हैं वो 16 लाख से ज़्यादा कमाते हैं, तो उनको जब मार के 1,20,000 टैक्स भरना है, और सरकार को ये भी लगे अच्छा चलो ये इतने लोगों को ले ऑफ करेगी तो भी इतने लोग तो नौकरी में है, तो इतना तो हर साल इनकम टैक्स आना ही है, छाती ठोक के बोल सकती है सरकार। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि आप कौन से सीजन में पब्लिक क्या करेगी उसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। पिछले कुछ साल में गाड़ियां बहुत बिक रही थी, अभी ऐसा है कि सस्ती वाली गाड़ी नहीं बिक रही है, महंगी वाली बिक रही है। तो प्रोडक्ट के और कंज्यूमर के जो चेंजिंग बिहेवियर्स हैं, उस हिसाब से जीएसटी का क्या कलेक्शन होगा, तो इट इज बिट डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। इसलिए गवर्नमेंट रिमेन्स लिटिल अनसर्टेन अबाउट द एक्चुअल कलेक्शन, ये इनडायरेक्ट टैक्स का एक डीमेरिट है, नुकसान है। दिस टैक्स इज हिडन इन प्राइस, कि आपने फ्रूटी लिया जो भी 20 रुपए का और उसमें मान लो 2 रुपए का जीएसटी चढ़ा, आपको चुभता नहीं है, और इस कारण से इट डज नॉट प्रमोट, या इट प्रमोट्स लेस सिविक कॉन्शियसनेस। 16 लाख पे 1.20 लाख इनकम टैक्स भरा तो वो पिंच लगता है, क्योंकि आपको चेक साइन करना पड़ेगा, तो 1 लाख बड़ी रकम है। तो फिर आदमी ज़्यादा नागरिक जागरूक हो जाता है, मैंने वोट दिया तो ये सड़क में गड्ढा क्यों वगैरह। इधर ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हर एक आदमी जागरूक होकर ही वोट देता, ऐसा तो है नहीं। वो कैसे जाति धर्म पे नहीं, वो इस पे देता, गड्ढा क्या है, क्योंकि मैंने फ्रूटी पे 2 रुपए का टैक्स भरा है। हैव यू सीन अ पुअर पर्सन वोटिंग इन दैट पैटर्न? नो। तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस दे प्रमोट लेस सिविक कॉन्शियसनेस बिकॉज़ द प्राइस इज हिडन, टैक्स इज हिडन इनसाइड द प्राइस। वो बस कबूल करना है, एमसीक्यू में टिक करना है, ये सब तमिलनाडु, महाराष्ट्र वगैरह स्टेट टैक्स बोर्ड में लिखा है, तो यू जस्ट हैव टू टिक द आंसर अकॉर्डिंगली। लास्टली, अगर ऐसे टैक्स पे, सेल टैक्स, वैट, इनकम टैक्स वगैरह, माफ कीजिए जीएसटी वगैरह पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो कास्केडिंग इफेक्ट होती है, उसके चलते करप्शन इवेजन होता है। ये हम आज नहीं पढ़ेंगे, वो रविवार को पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ाने में मुझे 20 मिनट लगेंगे। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, कास्केडिंग इफेक्ट क्या है, ये सब अभी नहीं देख रहे हैं, वो संडे लेक्चर में हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है इनडायरेक्ट टैक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। बाकी हैंडआउट भी मैं संडे अपलोड करता हूँ, कार्यक्रम मैंने आपको बताया। टुमारो सैटरडे नो क्लास, देयर विल बी टेस्ट फॉर दिस, उसमें करीब 45-50 क्वेश्चन होंगे, बजट और जो इनकम टैक्स वाला हमने पढ़ा है 2A1। कल के कल याद रह जाए ऐसा भी नहीं है, तो आप ये करो ना कि संडे खुद को टारगेट दो, संडे शाम 8 बजे मैं टेस्ट दूंगा, रात 9 बजे क्लास 8 बजे मैं दूंगा। देन यू हैव 2 या 2.5 डेज या जो भी दिन है उसमें खुद को एक टारगेट लेके चलो। तो कल हमारा लेक्चर नहीं, रविवार को मिलेंगे। रविवार को मैं नेक्स्ट जीएसटी का हैंडआउट अपलोड करता हूँ बाय 7 PM, और फिर रवि और सोम हम इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स में तो सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन जीएसटी ज्यादा पढ़ेंगे। मेरी इच्छा थी कि मैं उसको श्रिंक कर दूं, कम पढ़ाऊं, लेकिन अब क्योंकि सरकार मौज में आ गई, 2 स्लैब किए तो स्वाभाविक कॉलम सब लोग मौज में आ गए, तो जो प्रोफेसर है वो भी भूल गया, वो भी मौज में आ जाएगा कि चलो एमसीक्यू करते हैं। सो फॉर एवरी एग्जाम नाउ वी हैव टू अप्लाई द ब्रेन अगेन। तो क्या वो पढ़ेंगे, 2 लेक्चर में चलेगा, उसकी टेस्ट होगी बुधवार को। तो दैट्स इट। बाकी फिर से सबको टीचर्स डे पे आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद, और फिर से जीवन वेद में जीवन बोध दोहराता हूँ, कोई भी टॉपर बन सकता है, किसी पे स्टैम्प नहीं मारा है। ये 2014 मतलब 10 साल पहले का मेरा जो फोटो एज अ फैकल्टी, स्वाभाविक मेरी थोड़ी इमेच्योरिटी होगी उस जमाने में, तो मैं ये सोचूंगा अच्छा ये इसका सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं इसका तो हो सकता है, बहुत कुछ दिखता है। ये सब प्रेडिक्शन गलत हो जाते हैं, क्योंकि समझो जिस दिन एग्जाम है उस दिन वो कितनी तैयारी करके गया, उसमें से क्या पूछा, और उसमें भी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, निबंध है, इंटरव्यू है, ये सब इतना सब्जेक्टिव है। आप एज अ पेरेंट, एज अ रिलेटिव, एज अ टीचर आप कहते नहीं वो होना है, उसका होना चाहिए, ये तो इतना नहीं लिखता, इसका तो नहीं होना चाहिए, बट ऐसा कुछ है नहीं, कोई भी बन सकता है। कई बार मैंने सोचा इसका नहीं होगा, वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो मैंने तो वो छोड़ दिया, मैं स्टैम्प देना छोड़ दिया कि कौन होगा नहीं होगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ खुद पे यकीन रखें, किसी के सर्टिफिकेट पे नहीं, कोई भी टॉपर बन सकता है। उस दिन कैसा पेपर गया, आपका कैसा मेहनत था, कैसा नसीब था उस पे, तो गिव योर बेस्ट, कोई भी बन सकता है। कई बार ये क्या, छोटे गाँव शहर के जो विद्यार्थी होते हैं छोटे कॉलेज से, उनके माँ बाप ने उनका एडमिशन करा कोचिंग में, तो जाते तो हैं पर वो अंदर से खुद ही कन्विंस नहीं होते कि मेरा होगा कि नहीं, जबकि मैंने ऐसे लोगों को खुद भी कन्विंस नहीं होता, तो भी उनका हो ही जाता है। तो एनीवन कैन बी अ टॉपर, इसलिए मेहनत करते रहें। इसमें नहीं तो बाकी भी बहुत सारी परीक्षाएं चली रही हैं, कुछ पे तो नंबर लग ही सकता है। ऑल द बेस्ट, सी यू ऑन संडे नाइट, लेट्स